इसको नहीं करोगे तो किसको करोगे तुम लोग? क्यों नहीं करोगे इसको? आप क्यों नहीं करते हो ऐसे सवालों को? क्या जरूरत पड़ रही है इधर उधर के फालतू सवाल करने की? अरे जो है उनको करे, जो सिलेबस में है, जो अपने एनटीए के अकॉर्डिंग जो सिलेबस डिफाइन है उसके अंदर है, उनको करो ना पहले। नहीं साहब मुझे तो बड़े बड़े सवाल करने हैं, वो आईआईटी के क्वेश्चन करने। क्या करेगा आईआईटी के क्वेश्चन करके? नीट की तैयारी कर रहा है ना, क्यों बड़े क्वेश्चन करना चाहता है? ये सिंपल सिंपल तो हो नहीं रहे, वो करोगे तुम बड़े बड़े सवालों को। सोच समझ के काम करो मेरा बेटा, सोच समझ के काम करो, नहीं दिक्कत हो जाएगी। बहुत अच्छे से पहले, मैं एक्स्ट्रा करने की मना नहीं कर रहा हूं, आप करो ना, कौन मना करता, लेकिन पहले काम की चीजें करो बेटा, फिर आप एक्स्ट्रा जितना टाइम तुम्हारे पास बचे उसमें खूब करो, कौन मना कर रहा है। लेकिन ये तो दिमाग से सोचिए, इस टाइम अब क्या एक्स्ट्रा चीजें करने का समय है क्या? है कुछ समय बचा है, अब जो चीजें अपने पास हैं उन्हीं को रिवाइज कीजिए बेटा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे मेरे सारे बच्चे। अब मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर से, 12th क्लास का जो चैप्टर है सॉल्यूशन, उस चैप्टर से कुछ चीजें आपके सामने। मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन चैप्टर की हिस्ट्री, ये वो चैप्टर है जिसमें से मतलब 4-4 क्वेश्चन भी एक एक सेशन में एक एक बार में पूछे गए। आप प्रीवियस एग्जामिनेशंस के पेपर उठा के देखना, नीट के पेपर में, औरों की बात नहीं कर रहा मैं, नीट की बात करूं, मतलब पिछले सालों में इसी एक चैप्टर से 4-4 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल एक सेशन में पूछे गए हैं। हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना। इस चैप्टर के अंदर एक खास बात यह है कि इसमें थोड़ा सा आपको मोल कॉन्सेप्ट की झलक देखने को मिलेगी। मोल वाला चैप्टर जो है ना, जो 11th क्लास में आता है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला जो चैप्टर है, उसके अंदर मोल पढ़ते हैं अपन, मोल के साथ साथ अपन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं। तो बहुत सारी टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वहां अपन ने पढ़ी थी, मैंने आपको पढ़ा रखी है, बता रखी है, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, दुनिया भर की चीजें, वो सारी चीजें भी इस चैप्टर में इंक्लूड होंगी, इसलिए उनको भी आप एक बार देखेंगे, सारे बच्चे छोड़ेंगे नहीं उनको। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूं। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्टेमिनेंट्स इन एयर? ये कह रहा है कि एयर, आप बताइए, आप एयर के अंदर छोटे मोटे पॉल्यूटेंट होते हैं, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। जब बहुत कम क्वांटिटी की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करना होता है ना, तो मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी जैसे टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम वहां यूज करते पीपीएम का, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन जैसे यूनिट्स का। इसलिए इस सवाल का जवाब होगा पीपीएम। अब जैसे इसके अलावा वाटर होता है, हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में जो इंप्योरिटीज है उनको चेक करने में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर में मौजूद बहुत कम क्वांटिटी के या बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए भी हम इसी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, इसी टर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ा सोच समझ के जवाब देना, कहीं नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, डीमल को टिक मत कर देना। वैसे तो नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, इनका यूज भी आप टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की तरह करते हैं, लेकिन आप खुद सोचने की, आप एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, अगर मुझे मान लीजिए लेंथ के बारे में बताना है, लेंथ यानी कि डिस्टेंस के बारे में बताना है, आपको डिस्टेंस आपसे पूछी जाए कि भाई एक बात बताना भैया कि न्यूक्लियस से फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसकी डिस्टेंस कैसे निकालोगे, या उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? आप बताइए, आप अगर उसकी डिस्टेंस को किलोमीटर में या किलोमीटर में अगर आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या वो सही है? ठीक है, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सही यूनिट तो यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा एंगस्ट्रॉम, मीटर या सेंटीमीटर में ही उस डिस्टेंस को डिफाइन करें। किलोमीटर में डिफाइन करना एक सही बात नहीं है। इसी तरह मान लीजिए मास की बात करें, बहुत कम मास, इलेक्ट्रॉन का मास है, आप इसे किलोग्राम में, ग्राम में तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे क्विंटल में लिखें तो क्या वो सही होगा? लिख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लिख नहीं सकते, लिख तो सकते हैं, बता तो सकते हैं, लेकिन क्या वो सही तरीका है? क्या क्विंटल में इलेक्ट्रॉन का मास बताना क्या सही तरीका है? क्या नहीं। इसी तरह बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मोलैरिटी, मोलैलिटी जैसी टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि पीपीएम जैसी टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉन्सेंट्रेशन की टर्म है जो यहाँ पे यूज की जाएगी। आपको मैं कुछ और टर्म्स भी देखो पहले बताई थी मैंने, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, परसेंटेज बाय मास,
बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, पीपीएम, पीपीबी, मोल फ्रैक्शन, डीमल, ये सब आपको एक बार देखनी है। अब देखो डीमल भी एक तरीके से मोलरिटी होती, लेकिन बहुत कम टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाली जाती है मोलरिटी, तब उसको डीमल बोला जाता है। नॉर्मलिटी आपको बता रखी है, फॉर्मेलिटी की आपको कोई खास जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख लेना यहाँ मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे फॉर्मूला वेट का इस्तेमाल किया जाता है, बस ये डिफरेंस आता है थोड़ा सा। मोललिटी मैंने आपको बता रखी है, मोललिटी के अंदर ऊपर मास होता है और नीचे जो है सोल्यूट का ऊपर होता है और नीचे सॉल्वेंट का मास होता है केजी में। ग्राम में ले रहे हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। छोटी मोटी बातें देखो, इनको रिपीट करके मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज वॉल्यूम, ये सब आपको मैंने बता रखा है। पीपीएम, पीपी, मोल फ्रैक्शन हो या किसी का भी फ्रैक्शन हो, मोल फ्रैक्शन हो, मास फ्रैक्शन हो, वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, सब में एक ही काम करना है, खुद का अपॉन सबका, ये फॉर्मूला लगा देना। यानी कि मान लीजिए दो गैस हैं, एक है ए, एक है बी, दोनों के मोल दे रखे हैं आपको, इसका N1 इसका N2, और कह रहा है कि इसके मोल बताइए, इसका मास फ्रैक्शन बताइए, इसका वॉल्यूम फ्रैक्शन बताइए, इसका प्रेशर फ्रैक्शन बताइए। किसी का भी फ्रैक्शन निकलवा रहा हो, जिसका फ्रैक्शन निकलवा रहा है उसका खुद का, अब जैसे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसके खुद के मोल ऊपर रखो, टोटल मोल N1 प्लस N2 नीचे रखो, आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। यानी कि किसी का भी फ्रैक्शन निकालने का सीधा तरीका, उसकी खुद की वैल्यू ऊपर रखो और सबकी यानी टोटल वैल्यू नीचे रखो। अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी। मोल फ्रैक्शन जब भी आप निकालेंगे तो ध्यान रखें, जितने भी कंटेंट या कंपोनेंट उस कंटेनर में मौजूद है उन सबका मोल फ्रैक्शन टोटल अगर करें तो 1 आएगा या 100% आएगा, यही आपको दिमाग में रखना है। जैसे मान लीजिए N1 का मोल फ्रैक्शन कोई मान लीजिए 0.6 आ गया, तो फिर N2 का मोल फ्रैक्शन यानी कि B का मोल फ्रैक्शन जो है वो 0.4 आएगा। भाई A का मोल फ्रैक्शन 0.6 है तो B का मोल फ्रैक्शन 0.4 आएगा, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन कंटेंट का अगर कंप्लीट मिला लिया जाए तो वो 1 या 100% के इक्वल होता है। ये छोटी छोटी बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। चलो इनको खत्म करते हैं, आप देख लेना बेटा इनको। हेलो, सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? इनको आप देख लेना, अच्छी छोटी छोटी टर्म्स हैं, इनको पढ़ लेना। ज्यादातर आपको मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंटिक वेट और मोलरिटी पे फोकस करना है ज्यादातर। बाकी चीजों का आप सरफेसली पढ़ के आगे बढ़ जाना। अब आइए अगला सवाल, ये पहला सवाल कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं इस सवाल के ऊपर। KH of O2 in H2O is 10 to power 6 एटमॉस्फेयर। ध्यान रखो, मैं पहले भी आपको बताता चला हूं, खूब शुरू से बताता आ रहा हूं कि जब भी सवाल पढ़े तो एक सांस में पूरा सवाल, एक लाइन में पूरा सवाल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते जाओ, उसके अंदर जो वैल्यूज गिवन है या जो चीज निकलवाई जा रही है, आपसे डिफाइन करवा रहा है जिसको, उनको सबको हाथों हाथ शॉर्टलिस्ट करते जाओ, नोट करते जाओ, लिखते जाओ, मार्क करते जाओ, पेन नोट उसी के ऊपर लिख दो अगर दिक्कत है तो। आप देखो मैंने सब लिख रखी है, KH of O2 in H2O 10 to power 6, ये मैंने KH लिख दिया। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन एयर, ये Y लिख दिया मैंने 0.5। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, अब मुझे नंबर ऑफ मोल चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इन 10 मोल ऑफ H2O, यानी लिक्विड में मोल फ्रैक्शन को X से रिप्रेजेंट करते हैं, यहीं से मुझे मोल निकलेंगे, यहीं से मुझे मोल मिलेंगे। X की वैल्यू आ जाएगी तो मेरे पास मोल की वैल्यू भी आ जाएगी। ये जो रिलेशन है ये अकॉर्डिंग टू हेनरी एंड अकॉर्डिंग टू डाल्टन है। अकॉर्डिंग टू हेनरी KHX और अकॉर्डिंग टू डाल्टन YPT, ये दोनों के दोनों प्रेशर की वैल्यू सेम होती है, इसलिए इन दोनों रिलेशंस को एक दूसरे के सामने इक्वल के साइन से लिखा हुआ है। ये रिलेशन आपने खूब पढ़ा होगा, आप 12th पढ़ते आए हैं, अभी अभी करंटली पढ़ा है ना आपने, ज्यादा टाइम थोड़ी हुआ है। तो पहला ही चैप्टर है ये, तो पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट था, वो हट गया, इसकी जगह तो ये चैप्टर आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन ध्यान रखें, सॉलिड चैप्टर अगर हट गया है तो उसका लोड इसके ऊपर आने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। तो बाकी के जो चैप्टर है, रिमेनिंग चैप्टरों को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि 12th क्लास में फिजिकल बहुत छोटी रह गई है, तो 12th क्लास में क्वेश्चन तो उतने आएंगे जितने आते आए हैं नीट के अंदर। तो जो चैप्टर हट गए उनका लोड इन्हीं के ऊपर आएगा, और किसके ऊपर आएगा, तो ये चैप्टर आप थोड़ा बहुत अच्छे से और दिमाग से पढ़ने हैं आपको। तो मैं कह रहा हूं कि इन एयर में मोल फ्रैक्शन को Y से रिप्रेजेंट करते हैं और लिक्विड में मोल फ्रैक्शन को X से रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे O2 के मोल चाहिए, अब मोल चाहिए तो मैं X निकालूंगा तो मुझे इसके मोल मिल जाएंगे। समझ में आ रही है? इसके मोल मिल जाएंगे मुझे आराम से। अब 10 मोल ऑफ H2 एट 5 एटमॉस्फेयर, ये प्रेशर है, मैंने इसको भी यहां
फिक्स कर दिया, नोट कर लिया कि भाई मेरे पास KH है, मेरे पास Y है, मेरे पास P है, मुझसे N निकलवाया जा रहा है। अब लगाओ एक एक चीज को, KH की जगह KH की वैल्यू रखो, X यानी कि मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का मतलब है इसके खुद के मोल अपॉन नीचे टोटल मोल। अब देखो टोटल मोल यहाँ एक्वा सॉल्यूशन है ना, इसलिए टोटल मोल H2O के मोल को ही माना जाएगा। ये लिख दिया मैंने 10, N ऊपर लिख दिया, 10 नीचे लिख दिया, इक्वल्स टू 0.5 ये वैल्यू लिख दी एयर में मोल फ्रैक्शन। ये Y जो है मोल फ्रैक्शन है O2 का एयर में, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इन एयर इज 0.5, ये मैंने 0.5 लिख दिया, इनटू PT टोटल प्रेशर ये लिखा हुआ देखो, ये लाइन पढ़ो, देखो 10 मोल ऑफ H2 एट 5 एटमॉस्फेयर, ये 5 लिख दिया। अरे समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं करना है। अब अगर इस तरीके के सवाल भी नहीं कर पाए तो फिर क्या लेना देना है पढ़ने का, बताओ। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। आपको फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और बाकी की वैल्यू निकालनी है। बस आपको यह देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज आपको दे रखी है और कौन कौन सी वैल्यू आपसे निकलवा रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है KH मुझे दे रखा है, Y मुझे दे रखा है, P मुझे दे रखा है, मोल निकलवा रहा है। इसका मतलब मुझे X निकालना है। X निकाल लूंगा तो मोल निकल जाएगा। तो देखो KH की जगह ये रख दिया, X की जगह N/10 रख दिया, Y की जगह 0.5, P की जगह 5। फाइनली मुझे N मिल गया। N का मतलब है O2 के मोल मिल गए, सॉल्यूट के मोल मुझे मिल गए। अरे क्या दिक्कत है मतलब ऐसा क्या है इस सवाल में जो नहीं होता आप लोगों से? क्यों गलत कर देते हो आप सवाल? मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, और मुझे क्या किसी को नजर नहीं आ सकता। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर सकते हैं। अब फॉर्मूला ही याद नहीं है तो मैं भी क्या कर सकता हूं और आप भी क्या कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। फॉर्मूला तो रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा ना इसको। साथ में फॉर्मूला में जो वैल्यूज दे रखी है उनको समझना पड़ेगा कि KH का मतलब क्या है, X का मतलब क्या है, Y का मतलब क्या है, PT का मतलब क्या है, इनको किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा और लगाते जाओ वैल्यू। ऐसे ही सवाल, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये का ये सवाल आ जाए वहां पे। इस टाइप का कोई सवाल आ जाए तो फिर इसी तरीके से करना। अरे ये कर लोगे तो फिर वो भी हो जाएगा ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो फिर कोई सा भी सवाल दे क्या फर्क पड़ रहा है। हटाइए इस सवाल को, अगले सवाल पे चलते हैं। 1 मोल हेप्टेन 90 mm ऑफ HgAs का प्रेशर दे दिया, इज मिक्स्ड विथ 4 मोल ऑक्टेन, ब्रैकेट में इसका प्रेशर दे दिया। देन फाइंड द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो भैया ये अकेले हेप्टेन का प्रेशर है तो इसको तो मैं मानूंगा P0A, शुद्ध अवस्था में अकेला हेप्टेन है, अकेला का अकेला, कुछ भी मिक्स नहीं किया, तब इसका प्रेशर P0A माना जाएगा। और ये जो प्रेशर है इसको मानूंगा मैं P0B। देखो वही करना है जो मैंने बोला। जब मैं कह रहा हूं आपने अगर ये गलती की तो फिर सवाल नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप मिस्टेक करेंगे, सिली मिस्टेक करेंगे, नंबर कटवाएंगे पूरे 5। सवाल को करते टाइम पहले एक एक चीज को पॉइंट आउट करो कि आखिर है क्या, पहले पहचानो ये क्या है। ये तो भाई P0A हो गया, ये P0B हो गया, और ये देखो ये क्या है, ये मोल हो गए। देखो इसके एक के मोल तो 1 मोल है, यानी हेप्टेन के मोल तो 1 मोल है, और ऑक्टेन के मोल ये लो जी 4 मोल इसके मोल हो गए। मतलब जरूर इनके दोनों के मोल इसने दे रखे हैं, तो जरूर मोल फ्रैक्शन काम में आने वाला है सवाल के अंदर। दिमाग तो लगाइए, मोल क्या उसने सूंघने के लिए दिए क्या? क्यों दिए इसने ये मोल? 1 मोल इसके दिए, 4 मोल इसके दिए, ये मोल क्या सूंघने के लिए दिए हैं कि भाई सूंघ ले, छोड़ दे, रख दे? ये जरूर यूज करवाएगा ना, तभी तो दिए। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन बनाने की जरूरत पड़ेगी, इसके मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसके मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। फिर कह रहे देन फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टोटल प्रेशर चाहिए सॉल्यूशन का। भैया सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर का फॉर्मूला याद नहीं है क्या आपको? ये याद करना पड़ेगा। ये आता है, खूब आया है सवाल, पिछले सालों में खूब आया, देख लो अगर यकीन नहीं है तो किसी पे। नहीं कैसे यकीन करोगे आप? कैसे यकीन? पेपर देख के तो यकीन करोगे ना, पिछले सालों का पेपर उठा के देख लो, आया है ये सवाल। PS इक्वल्स टू P0A XA प्लस P0B XB, ये फॉर्मूला होता है इसका, ये है इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है। अब PS क्या है? टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P0A क्या है? ये इसका प्रेशर हो गया, देखो ये P0A। और XA क्या है? अब मैंने कही थी ना मोल फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो जब भी मोल फ्रैक्शन निकलवाने हैं खुद के मोल अपॉन सबके मोल रखो नीचे। इसका खुद का मोल तो 1 है, टोटल मोल 4 और 1 5 हो गए, 1/5 कर दिया, फिर प्लस लगा दिया, इसका प्रेशर 30 लगा दिया। XB, अब खुद का XB का मोल कितना है ये देखो, ये आ गया 4 मोल, 4 अपॉन टोटल 4 और 1 5, फिर 5 लगा दिया, काटा पीटा किया, 42 आंसर आ गया। ये लो। अब इसको नहीं करोगे तो किसको करोगे तुम लोग? क्यों नहीं करोगे इसको? आप क्यों नहीं करते हो ऐसे सवालों को?
क्या जरूरत पड़ रही है इधर उधर के फालतू सवाल करने की? अरे जो है उनको करे, जो सिलेबस में है, जो अपने एनटीए के अकॉर्डिंग जो सिलेबस डिफाइन है उसके अंदर है, उनको करो ना पहले। नहीं साहब मुझे तो बड़े बड़े सवाल करने हैं, वो आईआईटी के क्वेश्चन करने। क्या करेगा आईआईटी के क्वेश्चन करके? नीट की तैयारी कर रहा है ना, क्यों बड़े क्वेश्चन करना चाहता है? ये सिंपल तो हो नहीं रहे, वो करोगे तुम बड़े बड़े सवालों को। सोच समझ के काम करो मेरा बेटा, सोच समझ के काम करो, नहीं दिक्कत हो जाएगी। बहुत अच्छे से पहले, मैं एक्स्ट्रा करने की मना नहीं कर रहा हूं, आप करो ना, कौन मना करता, लेकिन पहले काम की चीजें करो बेटा, फिर आप एक्स्ट्रा जितना टाइम तुम्हारे पास बचे उसमें खूब करो, कौन मना कर रहा है। लेकिन ये तो दिमाग से सोचिए, इस टाइम अब क्या एक्स्ट्रा चीजें करने का समय है क्या? है कुछ समय बचा है, अब जो चीजें अपने पास हैं उन्हीं को रिवाइज कीजिए बेटा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। अगला सवाल, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 1000 टॉर। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 1000 टॉर एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग 5 ग्राम सोल्यूट इन 78 ग्राम बेंजीन इज 900 टॉर। भैया दो चीज आ रही है मेरे सामने, बाबूजी समझना बात को। ये तो आ गई भैया मेरे सामने P0A बेंजीन, ये दे दिया उसने बेंजीन का मास, ये बेंजीन का मास दे दिया। अब बेंजीन का मोलर मास मुझे आता है, सेम मोलर मास होता है, देखो C6H6 है ये, C6H6 का मतलब 6 इंटू 12 प्लस 6 कितने हो गए? 78 हो गए टोटल। तो 78 ही उसने मास दिया है, 78 ही मोलर मास होता है। मोल आ गए सामने तुम्हारे, मोल, ये मास तुम्हें सूंघने के लिए नहीं दिया, मोल निकालने के लिए दिया है। मोल में जरूरत पड़ सकती है इसकी, पड़ सकती है, देखेंगे आगे जरूरत पड़ेगी तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये 5 ग्राम सोल्यूट का मास दे रखा है, सोल्यूट का मास, सोल्यूट जानते हो, एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट दोनों मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूट का मास। ओके, फिर रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 1000 टॉर एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर? जिसमें 5 ग्राम सॉल्यूट इन 78 ग्राम बेंजीन मिला हुआ है, इज 900 टॉर। ये आ गया सॉल्यूशन का प्रेशर, ये P0S, ये सॉरी PS हो गया। तो P0A मेरे सामने आ गया, PS मेरे सामने आ गया, मोल मेरे सामने आ गए, सब मेरे सामने आ गए, तो सवाल का फॉर्मूला भी सामने आ गया होगा। तो आंखों के सामने सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। भैया ये चाहिए इसको, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कैपिटल M चाहिए, ये चाहिए मॉलिक्यूलर वेट इसको। तो दिख नहीं रहा क्या सवाल में? P0 दे रखा है, PS दे रखा है, और मोल के साथ क्या रिलेशन है इसका? जानते नहीं हो क्या? P0A माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू N बाई N होता है। ये फॉर्मूला याद नहीं है क्या तुम लोग? लगाओ ना इसमें वैल्यू सारी। ये तो हो गया 1000 है, ये हो गया 900, ये नीचे आ गया फिर से 900, ये आ गया N और नीचे आ गया N, बड़ा N, ये N और ये N। पहले इनको काट लो, ये साफ दिख रहा है, देखो ये काट लिया मैंने। ये बड़ा N यानी कि जो मोल है, ये वाला नीचे वाला, यानी कि सॉल्वेंट का जो मोल है वो 1 मोल हो गया। देख लो 1 मोल हो गया, 78/78। हटा लो इसको, ये भी खत्म हो गया। लो कितना तो इजी करके दिया है उसने सवाल, ऐसे ही देता है नीट। अब तुम्हारे इतने से सवाल में भी झाग आ जाते हैं तो फिर क्या करेगा कोई, बताओ? अब क्या पेपर घर पहुंचा दे तुम्हारे, किले बेटा इनको घर ले जा और कल दे जा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, थोड़ा सा तो हमें भी सोचना पड़ेगा ना, आखिर डॉक्टर बनने जा रहे हैं भैया। तो N, ये बड़ा वाला N है, उसकी वैल्यू लगा दी मैंने 1 और काटा पीटा किया तो मेरे सामने N आ गया। देखो ये काट रहा हूं मैं, ऊपर क्या बचा? 100 है ना, तो N इक्वल टू 1/9 आ गया। अरे आया कि नहीं आया? N इक्वल टू 1/9, ये 100 नीचे 900, तो 0 0 कट गए, 1/9 बच गया ना। अब N का मतलब क्या होता है? M बराबर 1/9। अब निकाल ले, ये M चाहिए ना तेरे को, ये वाला M, तो बड़ा वाला M इक्वल टू 9 इंटू छोटा वाला M। छोटा वाला M उसने ऑलरेडी दे रखा है, साफ साफ दे रखा है, 5 ग्राम ये दे रखा, देख ये M दे रखा 5 ग्राम। 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 9 इंटू 5, ये आ गया 45। अब तो कर लोगे ना इस सवाल को, कहां दिक्कत आ रही है बताओ? ये फॉर्मूला मैं दिखा दूं आपको, देखो P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू N अपॉन N प्लस N, यहां से गया ये फॉर्मूला।
ये RLVP का फॉर्मूला होता है, रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इस फॉर्मूला को और भी आप, अब देखो ये एक बार ऐसे भी आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अब उसने ऐसे भी दे रखा था, एक में ऐसे दे रखा था, एक में ऐसे दे रखा था, एक में ऐसे दे रखा था, ऐसे ऑप्शंस बना देता है। अब एक ही तो चीज है, इसी को तो डेराइव करके यहां तक आ रहे हो आप, इसी को तो डेरिवेटिव फॉर्म है ना ये। आप देख लो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, सेम आंसर आएगा। थोड़ा सा लमसम में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये एन की जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसको क्या नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए थोड़ा आंसर में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो सोच समझ के करना, अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाए तो चेक कर लेना आपको कौन सा टिक करना है। ये लगाओ चाहे लगाओ, देखो मैंने ये लगाया पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू एन बाई एन। डन। अगला सवाल देखिए, फाइंड आउट द स्लोप ऑफ कर्व। अब स्लोप का कर्व चाहिए इसको, ग्राफ भी आते हैं, वो जो KHX वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना हेनरी वाला, उसमें भी कर्व है, उसको भी पढ़ लेना। कर्व है छोटे छोटे से 2-4, तो एक बार कर्व बनाना सीख लोगे तो सारे सीख जाएंगे। फॉर्मूला याद है तो कर्व भी बन जाएगा। y इक्वल्स टू mx प्लस सी से कंपेयर ही तो करना है, और करना क्या है, y इक्वल्स टू सी प्लस mx से कंपेयर कर दो और अपना कर्व बना दो। जब भी किसी का कर्व बनवाए, जब भी आपसे सवाल पूछे कर्व का, तो ध्यान रखना आपको सवाल में ये देखना है कि y एक्सिस पे वो क्या रखवा रहा है और x एक्सिस पे क्या रखवा रहा है। y एक्सिस पे जो रखवा रहा है उसको y पे रखो, जिसको x पे रखवा रहा है उसको x पे रखो, अपने आप ही तुम्हारे सामने इंटरसेक्ट भी आ जाएगा, स्लोप भी आ जाएगा। अब या तो डायरेक्ट स्लोप या इंटरसेक्ट पूछ लेता है, या फिर उनकी वैल्यू देके न्यूमेरल फॉर्म में आपसे न्यूमेरिकल भी करवा सकता है कि भाई इसकी वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू इतनी, अब स्लोप बताओ, अब स्लोप निकालो, या अब इसका इंटरसेक्ट निकालो, तो वो भी एक तरीका है। समझ रहे हो ना, है ना, ये तरीका है। इस बार मुझे लग रहा है कि इनमें से सवाल आएगा। देखो मैं कुछ नहीं जानता, देखो भैया तुम्हारी इच्छा है तो मानो नहीं मत मानो, मुझे तो लग रहा है कि इनमें से सवाल आएगा। अब वो ऐसे की ऐसे आएगा या इनमें कोई वैल्यू चेंज करके देगा, वो भैया उनकी इच्छा है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगी। दैट्स ओके। अब आगे बढ़िए, सवाल कह रहा है फाइंड आउट द स्लोप। अब देखो, फाइंड आउट द स्लोप ऑफ कर्व अज्यूमिंग दैट, ये मानना है कि x एक्सिस पे तो y a है, y एक्सिस पे वन बाय pt है, यहां y और y भी क्या है ये आप जानते हो, और pt क्या है ये भी आप जानते हो, p नॉट ए क्या है, p नॉट भी क्या है ये आप जानते हो। इनके बारे में लिख के मैं क्या टाइम खराब करता, आपको पता है ना, आपको क्या है, p नॉट ए क्या है, p नॉट भी क्या है, x a क्या है, x b क्या है, y a क्या है, y b क्या है, अभी तो बताया था मैंने। ठीक है, अब मैंने समीकरण चेक किया कि भैया एक क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा है, स्लोप का तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन मैंने एक सवाल पढ़ा है कि साहब जब भी किसी के मोल फ्रैक्शन सम करते हैं, टोटल कंटेंट मोल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। हाँ ठीक है, एक्स ए की जगह में y ए पी टी अपॉन पी नॉट है, और एक्स बी की जगह में y बी पी टी अपॉन पी नॉट बी भी तो लिख सकता हूं। मैंने यही किया, एक्स ए की जगह y ए पी टी अपॉन पी नॉट लिख दिया, एक्स बी की जगह y बी पी टी अपॉन पी नॉट भी लिख दिया। याद आ रहा है ना, अभी तो बताया था ना मैंने, है ना, ये वैल्यू रख दी मैंने यहां और 1 के इक्वल कर दिया। अब मुझे ये भी पता है कि फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर उसको y a की जरूरत है, वो y a चाहता है। देख लो ना आप, x एक्सिस पे y a चाहता है, तो फिर y b की क्या जरूरत है, यहां हटाओ इस y b को, y b को हटाओ, हमें y a के टर्म में न्यूमेरिक जो फॉर्मूला है वो बनाना है, तभी तो कंपेयर करेंगे ना इसको। तो मैंने y a के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए y b की जगह 1 माइनस y a रख दिया। कौन सा गुना कर दिया भाई साहब, है y a प्लस y b इक्वल्स टू 1 नहीं होता क्या, मोल फ्रैक्शन का टोटल सम 1 नहीं होता क्या, तो y b इक्वल्स टू 1 माइनस y a मैंने इस y b की जगह रख दिया, ये रख दिया मैंने। और जो pt था ना, इधर ये pt लिखा था, इस pt को कॉमन लेके इसके नीचे फेंक दिया, क्योंकि मुझे सवाल को देख लिया था मैंने, y एक्सिस पे उसको 1 बाय pt चाहिए, तो सवाल को देख के उसके हिसाब से उस इक्वेशन को डेराइव करना है आपको, तब कर्व का आंसर आएगा, तब कर्व बनेगा सही। तो मैंने वैसे ही किया, देखो 1 बाय pt इधर छोड़ दिया, तो ये तो x एक्सिस पे ले लूंगा मैं, y भी हटा दिया, सबको y a की टर्म में ले लिया। अब इसको और सॉल्व किया तो मैं यहां पहुंच गया, यहां आ गया, देखो ये पहुंच गया मैं, इधर तो रखा 1 बाय pt, ये 1 बाय पी नॉट भी प्लस 1 बाय पी नॉट ए माइनस 1 बाय पी नॉट बी वाई बी,
इसको कंपेयर कर दिया विद y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स से। अब देखो y एक्सिस पे तो ले लिया मैंने 1/pt, जैसा कि बाबूजी कह रहे थे। बाबूजी यही तो कह रहे हैं, देखो नहीं कह रहे नहीं, y एक्सिस पे 1/pt लेना है और x एक्सिस पे y a लेना है। ये x एक्सिस और ये मैंने ले लिया, ये ले लिया y, ठीक है। x एक्सिस पे मैंने ले लिया इसको, ठीक है ना, y ये ले लिया, ये मिला दिया मैंने। यही तो करोगे, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया है। अब स्लोप दिख रहा है मुझे, चौड़े में नजर आ रहा है, ये स्लोप है, ये रहा स्लोप, ये रहा स्लोप, ये रहा इंटरसेक्ट, यानी कि ये वैल्यू तो आएगी ये 1/p0b, ये तो 1/p0b आ गया इंटरसेक्ट, और स्लोप इस कर्व का जो आएगा वो आएगा 1/p0a माइनस 1/p0b। दिस इज द आंसर, ये मेरा आंसर हो गया। क्या दिक्कत आ रही है भैया? अब ये कर्व मैंने बनवा दिया। मैंने ये सवाल कहां से उठाया मालूम? ये प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, मैंने वहीं से उठाया। मुझे लग रहा है कि ये सवाल फिर से पूछा जाएगा, हो सकता है ऐसे ही पूछ ले, हो सकता है किसी और तरीके से पूछ ले, लेकिन इस टाइप का कर्व आएगा जरूर, इस टाइप का सवाल आएगा जरूर, जिसके अंदर या तो स्लोप पूछेगा या फिर स्लोप के अंदर वैल्यूज देगा। मान लो वो वैल्यू दे देता, वो कहता है कि P0a की वैल्यू इतनी और P0b की वैल्यू इतनी, अब बताइए स्लोप की वैल्यू क्या होगी? तो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में आता, m इक्वल्स टू 1/P0a की वैल्यू रखता, मैं P0b की वैल्यू रखता, सॉल्व करके आंसर लाता। तो फिर ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे न्यूमेरिकल बना के भी दे सकता है वो आपको। बात समझ में आ रही है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो मैंने कराए हैं, बहुत अच्छे से देखिए। मैं और क्वेश्चन आपके लिए सॉल्यूशन के लेके आऊंगा अभी थोड़े बहुत, फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन चैप्टर खत्म करें। ठीक है बेटा, इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं, अगली सभा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सवाल पूछे जाने के चांस बन रहे हैं इनमें से, ये ऐसे नहीं उठा के लाया मैंने, मुझे लग रहा है कि इनमें से आए। ठीक है, अब नहीं आए तो कोई बात नहीं, वैसे भी पढ़ तो रहे हो ना आप, ये चैप्टर पढ़ोगे तो इनको पढ़ लेना, कहां दिक्कत आ रही है? ये तो चीज मैं कोई एक्स्ट्रा तो दे नहीं रहा आपको, वही चीजें हैं जो आपने पढ़ी उन्हीं को दोबारा बता रहा हूं, बस फर्क इतना से अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन पे ज्यादा फोकस कर लेना बस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। चलो मैं अब ज्यादा बात नहीं करूंगा और अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। सॉल्यूशन चैप्टर से कुछ और क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज द एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन? बहुत ही शानदार सवाल, ध्यान रखें। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन दो तरह के, आइडियल सॉल्यूशन और वो सॉल्यूशन जो आइडियल नहीं होते, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल बिहेवियर जो शो करेंगे वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे, और जो आइडियल सॉल्यूशन से डेविएशन करेंगे, यानी कि या तो पॉजिटिव डेविएट होंगे या नेगेटिव डेविएट होंगे, तो फिर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म्स व्हेन द कंपोनेंट्स आर सेम इन देयर स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी। जब दो कंपोनेंट मिला के आप सॉल्यूशन बना रहे हैं और उन दोनों कंपोनेंट की स्ट्रक्चर और उनकी पोलैरिटी सेम है, तो बनता है आइडियल सॉल्यूशन। और अगर उनकी स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी सेम नहीं है, तो फिर ये मान लीजिए कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, वो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी की बुक में भी खूब सारे दे रखे हैं, उनको भी याद कीजिए, एक आध दो इधर उधर से भी याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। मैंने एक क्वेश्चन दिया है, बेंजीन और टोलुइन इज द एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, जबकि CCl4 और CHCl3, H2 और HCl ये आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल नहीं है। बेंजीन और टोलुइन की स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी सेम होती है, इसलिए आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल रट लीजिए, उसी में फायदा रहेगा। समझना बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि उनकी आपको पोलैरिटी स्ट्रक्चर का कैसे आप आइडिया लगाएंगे, कैसे पोलैरिटी निकालेंगे, तो वो याद कर लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो कम से कम याद कर लीजिए। ठीक है, अगला सवाल है, देखो इस सवाल के बाद मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूं अगले सवाल के साथ। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल के अंदर दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज द एग्जाम्पल ऑफ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप। एजोट्रॉप क्या चीज होती है? एजोट्रॉप का मतलब क्या है? अब देखो, एजोट्रॉप के एग्जाम्पल भी आपको याद हो जाएंगे अगर आपने आइडियल नॉन आइडियल के आपने एग्जाम्पल याद कर लिए तो। ठीक है, कैसे? द कंपाउंड विच शो पॉजिटिव डेविएशन मिक्सचर, देखो द कंपाउंड विच शो पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि जो कंपाउंड पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे ना, वो सारे के सारे कंपाउंड आप मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप में ले सकते हो।
मैंने कहा ना आइडियल नॉन आइडियल के एग्जाम्पल याद कर लें। तो नॉन आइडियल में दो तरह के एग्जाम्पल होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव डेविएशन वाले और एक होते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले जो एग्जाम्पल है वो तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप के लिए याद करना, और नेगेटिव डेविएशन के जो है वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के लिए याद कर लेना। मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड, आखिर एजोट्रॉप है क्या? दो लिक्विड का मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है, बॉईल हो सकता है विदाउट एनी चेंज ऑफ इट्स कंपोजिशन, और बॉईल करते टाइम उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो तो समझ जाना वो मिक्सचर जो है एजोट्रॉप मिक्सचर कहलाएगा। देयर कंपोनेंट कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इन कंपोनेंट्स को जिनसे आपने वो एजोट्रॉप बनाया उनको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? मिनिमम एजोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप वो होते हैं जिसमें मिक्सचर का जो बीपी होता है वो बीपी जो दो कंपोनेंट आपने लिए थे उसको बनाने के लिए उन दोनों के बीपी से कम होता है। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप वो होता है जिसके अंदर ऐसा मिक्सचर आपने बनाया है जिसका बीपी दोनों कंपोनेंट के बीपी से हाई होता है, वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप होता है। ऐसे मिक्सचर की जरूरत हमें पड़ती है कई बार, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट में ये लाइन पूछी जा सकती है, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ये लाइन पूछी जा सकती है। तो ये जो एग्जांपल है, ये C2H5OH और H2O का जो मिक्सचर है 95% एंड 5% को लेके आप जब बनाते हैं तो कंटेंट की परसेंटेज यानी कि इनकी मिक्सिंग भी याद रखनी है, अनाप शनाप मिक्सिंग नहीं हो सकती, फिक्स मिक्सचर बनता है। ये जो मिक्सचर बनता है ये एग्जाम्पल होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉप का, तो ये एग्जाम्पल भी याद रखेंगे आप। अब मैं आपको लेके चलता हूं अगले सवाल पर। अगले सवाल को समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड एक्स। देखो जब हमने मिक्सचर बनाया, दो चीजों को मिलाया, एक तो मिलाया हमने ए, एक मिलाया हमने बी, दोनों को मिलाओगे तो दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होगा, टोटल मोल फ्रैक्शन इन दोनों का जो होगा वो 1 होगा। ये तो होता है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर अगर एक्स के ए के मोल फ्रैक्शन यानी एक्स ए की वैल्यू अगर 0 हो तो उस टाइम एक्स बी मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू मिला के 1 है ना। तो अगर एक्स ए 0 है तो एक्स बी 1 हो जाएगा, ये मान लीजिए। और अगर किसी पॉइंट पर एक्स ए 1 है तो एक्स बी 0 हो जाएगा। एक्स ए धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो एक्स बी धीरे धीरे घटता जाएगा, एक्स ए धीरे धीरे घटता जाएगा तो एक्स भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि एक के मोल फ्रैक्शन कम होंगे तो दूसरे के बढ़ेंगे, दूसरे के कम होंगे तो पहले के बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन का टोटल तो 1 ही आना चाहिए ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एट ए पॉइंट एक्स ए 0 है तो पूरा का पूरा वेपर प्रेशर बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, जिसे आप पी नॉट बी कहेंगे, क्योंकि ए तो है ही नहीं है उसमें। और अगर वहां एक्स भी 0 है तो ये मान लीजिए पूरा का पूरा प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो पी नॉट ए के इक्वल होगा, क्योंकि उसमें बी तो है ही नहीं ना। अरे जब ए अकेला है तो पी नॉट ए और बी अकेला है तो पी नॉट बी, और जब दोनों मिक्स कर दिया आपने तो पी ए हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए और पी बी हो जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। और ये जो लाइन है इन दोनों को मिलाने वाली, ये लाइन पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी के इक्वल हो जाएगी। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए बना हुआ कर्व है, ग्राफ है। समझ में आ रही है? कहने का मतलब यह हुआ कि आइडियल कंडीशन में पीएस यानी सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो पीए यानी कि ए के प्रेशर और बी के प्रेशर का सम होगा। समझ गए? ए का प्रेशर अकॉर्डिंग टू डाल्टन अगर देखें तो पी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से आता है, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी से आता है। और अकॉर्डिंग टू राउल्ट अगर देखें तो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से आता है और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी से आता है। और डाल्टन की बात करें तो डाल्टन ने भी तो यही बोला था ना प्रेशर के लिए, तो पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। उसने कहा था कि एक कंटेनर में जो जो कंपोनेंट आपने लिए हैं तो उन कंपोनेंट की वजह से जो प्रेशर वहां क्रिएट होगा, जनरेट होगा, वो प्रेशर उन दोनों कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। क्या गलत बोला था उसने? कंटेनर में दो कंपोनेंट आप ले रहे हो तो उन्हीं का प्रेशर तो एक्सर्ट होगा ना वहां पे, वही तो प्रेशर टोटल करोगे। तो उसने गलत क्या बोला बेचारा डाल्टन ने? उधर राउल्ट ने सही बोला, इधर डाल्टन ने सही बोला। दोनों को रिलेशन में लेके पी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल कर दिया।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपको कर्व याद रखना। अब देखो ये तो आइडियल का हो गया। अब नॉन आइडियल में दो तरह के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। ये कर्व पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। अब पॉजिटिव डेविएशन में इसी कर्व को क्या करना, ऊपर की तरफ दिखाना, सारी की सारी लाइंस को ऐसे पॉजिटिव दिखाना, ये वाली लाइन को ऐसे दिखाना, ये पॉजिटिव डेविएशन हो गई। ये वाली लाइन को ऊपर से ऐसे घुमाते हुए दिखाना, ये पॉजिटिव डेविएशन में बनेगा। और नेगेटिव डेविएशन में क्या करना है, इसी कर्व को, डिजाइन ये रहेगा, बस इस डिजाइन को ऐसे नीचे की तरफ से घुमाते हुए, ये नेगेटिव डेविएशन की ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, इसी तरह ये वाली लाइन ऐसे जाएगी। ये नेगेटिव डेविएशन का हो गया। तो थोड़ा ध्यान से काम करना। पॉजिटिव डेविएशन में तो वही कर्व है जो मैंने बनाया है, आइडियल सॉल्यूशन में तो वही कर्व जो मैंने बनाया है, और पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर से दिखाना और नेगेटिव डेविएशन में नीचे से बनाते हुए दिखाना। इस तरह से आपको कर्व बना के आना है। देखो ये सारी चीजें आपको आती है, बस मेरा मन किया कि थोड़ा सा एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं, इसलिए कर दिया। ठीक है, अब मैं आगे लेके चलता हूं। ये सब चीजें आपको पढ़ा रखी हैं आपके टीचर्स ने, जितनी भी पढ़ा रखी है उनको सबको पढ़िए। बात ये नहीं है कि ये सब पढ़ा रखी है कि नहीं पढ़ा रखी, बात ये है कि इस टाइम हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैं वो बता रहा हूं कि इस टाइम तुम्हें क्या क्या पढ़ना है मेरे बच्चों। अरे कुछ सुन रहे हो या मैं यूं ही चिल्लाए जा रहा हूं? समझ में आ रही है क्या मैं क्या कह रहा हूं आपसे? अगली चीज, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस समझ लीजिए। कई बार बच्चा इसको समझ नहीं पाता, आखिर आइडियल किसे कहते हैं, नॉन आइडियल किसे कहते हैं। देखो आइडियल सॉल्यूशन, दो चीजें आपने मिक्स की, एक ए कंपोनेंट एक बी कंपोनेंट, दोनों को मिक्स किया। एक का वॉल्यूम मान लीजिए 100 ml, दूसरे का वॉल्यूम भी 100 ml। तो मिक्स करने से पहले दोनों का टोटल वॉल्यूम कितना है, 100 + 100 यानी 200। अब मिक्स कर दिए, मिक्स करने के बाद भी ये 200 ही रहना चाहिए, यानी मिक्सिंग के बाद का वॉल्यूम और मिक्स करने से पहले का टोटल वॉल्यूम डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो सेम रहना चाहिए, तब तो वो है आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा वी मिक्सचर इक्वल्स टू 0। पहले जो मिक्सचर का वॉल्यूम था, अरे मैं क्या कह रहा हूं समझ नहीं आ रही क्या? मैं कह रहा हूं कि पहले आपने दो चीजें ली, ए और बी। ए को 100 ml लिए, बी को 100 ml लिए, दोनों को मिला के 200 ml करना चाहते हो आप। ठीक है, मैं कह रहा हूं दोनों का मिलाने से पहले, दोनों को मिक्स करने से पहले 100 + 100 कितना हुआ, 200। अब मैंने मिला दिया, मिलाने के बाद भी ये 200 है, तब तो ये क्या माना जाएगा, तब तो ये माना जाएगा कि आइडियल सॉल्यूशन है, क्योंकि डेल्टा वी मिक्सचर कितना हुआ, पहले भी 100, पहले भी 200, बाद में भी 200, दोनों कंडीशन में जब 200 200 यानी कि डेल्टा वी 0, तो ये आइडियल सॉल्यूशन हो गया। और अगर ये मान लीजिए पहले से 0 से ज्यादा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, यानी कि पहले से वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, समझ में आ रही, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हो जाए, तो फिर ये पॉजिटिव डेविएशन, और अगर कम हो जाए तो फिर ये नेगेटिव डेविएशन। मैंने 100 ml मिलाए, शुरू में कितने ml थे, 100 + 100 200, मिलाने के बाद भी अगर 100 + 100 200 ही रहे, तब तो ये आइडियल, यानी कि V फाइनल माइनस V इनिशियल कितना हो गया, 0। भाई मिक्सचर का V फाइनल और मिक्सचर का पहले का वॉल्यूम कितना हो गया, 0। अगर ये वैल्यू 0 आए तो आइडियल, 0 से ज्यादा आए तो, बोलो, 0 से ज्यादा आए तो पॉजिटिव मिक्सचर, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन, और 0 से कम आए तो नेगेटिव डेविएशन। इसी तरह डेल्टा एच की बात करते हैं। डेल्टा एच क्या होती है, डेल्टा एच होती है फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट। यही तो होती है कि भाई दो चीजों को मिलाया, मिलाने के बाद सॉल्यूशन गर्म हो गया या फिर ठंडा हो गया। आइडियल सॉल्यूशन में ना गर्म होगा ना ठंडा होगा, जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही बाद में रहेगा, जितनी हीट पहले उतनी बाद में, यानी कि डेल्टा एच मिक्सचर इक्वल्स टू 0, देन आइडियल। अगर 0 से ज्यादा तो पॉजिटिव, साफ ही दिख रहा है, पॉजिटिव में ज्यादा होगा, नेगेटिव में कम होगा। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट आपने लिए वो फिक्स रूप से एक दूसरे से मिलेंगे, लेना देना कुछ नहीं, एक दूसरे से कोई रिएक्शन नहीं, कोई फालतू बात नहीं, बस मिक्सिंग करेंगे, तब तो हो जाएगा वो आइडियल सॉल्यूशन। और यहां थोड़ी बहुत रिएक्शन हो जाती है कुछ पार्टिकल्स की, इसलिए ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन में PA = P0 XA के इक्वल रहेगा, PB = P0 XB के इक्वल रहेगा, और PS हमेशा टोटल प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो PA + PB के सम से ही आएगा। जबकि यहां ऐसा नहीं होता, यहां ज्यादा हो जाता है तो पॉजिटिव डेविएशन और कम रह जाता है तो नेगेटिव डेविएशन, यानी कि यहां सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो पहले से ज्यादा हो जाएगा और यहां जो है वो पहले से कम हो जाएगा, इसीलिए तो नेगेटिव, इसीलिए इसको पॉजिटिव और इसीलिए इसको आइडियल बोल रहे हैं भैया। नेक्स्ट है पार्टिकल्स डू नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट। पार्टिकल जब आप मिक्स करते हैं तो ना तो वो टूटते हैं ना वो एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, बंधते हैं, जुड़ते हैं।
समझ में आ रही है? यानी कि अट्रैक्शन फोर्स ए और बी, दो तरह के पार्टिकल ले लिए मैंने, ए और बी, दो तरह के सॉल्यूशन कंपाउंड ले लिए, कंपोनेंट ले लिए, जिनको मिक्स कर रहा हूं। तो ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वही अट्रैक्शन फोर्स ए और बी के बीच में रहना चाहिए, उतना का उतना रहेगा, तब तो ये आइडियल। और अगर मान लीजिए अट्रैक्शन ज्यादा नहीं कम हो गया, ये कम हो गया, तब तो ये देखो देखो इधर ए और बी के बीच का जो अट्रैक्शन है, देखो, दैट कंपोनेंट्स इजीली एस्केप आउट ड्यू टू लो अट्रैक्शन। लो अट्रैक्शन की वजह से इनको आप एस्केप भी कर सकते हो, बाहर भी निकल सकते हैं, तब ये पॉजिटिव डेविएशन होगा। और ये ज्यादा हो गया तो ये नेगेटिव डेविएशन होगा। याद रखें, यहां बीपी इसीलिए कम आता है एक्सपेक्टेड वैल्यू से। क्यों? क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में जिन कंपोनेंट्स को आपने मिलाया उनके बीच में अट्रैक्शन कम रह जाता है। और यहां बीपी एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या आता है? मोर, ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन, पहले जो अट्रैक्शन था ए और बी के बीच में, उससे भी ज्यादा हो जाता है, इसलिए यहां बीपी ज्यादा हो जाता है और यहां एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, मुझे यकीन है आपको सबको पढ़ा रखी है, सबने लिखा रखी है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना। मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी बता दिया कि बच्चों का टाइम खराब नहीं होना चाहिए। एक बार में आप इनको जल्दी से समराइज कर लेना, ब्रीफ कर लेना, देख लेना, तो चीजें दोबारा रिमाइंड हो जाएंगी, याद आ जाएंगी। सवाल पूछे जाने के चांस बन रहे हैं इनमें से, ये ऐसे नहीं उठा के लाया मैंने, मुझे लग रहा है कि इनमें से आए। ठीक है, अब नहीं आए तो कोई बात नहीं, वैसे भी पढ़ तो रहे हो ना आप, ये चैप्टर पढ़ोगे तो इनको पढ़ लेना, कहां दिक्कत आ रही है। ये तो चीज मैं कोई एक्स्ट्रा तो दे नहीं रहा आपको, वही चीजें हैं जो आपने पढ़ी उन्हीं को दोबारा बता रहा हूं, बस फर्क इतना से अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन पे ज्यादा फोकस कर लेना बस। अगला सवाल देखिए, two components A and B form an ideal solution if A is 1 mole, B is 3 mole. Are mixed, then vapor pressure of mixture is 550. तो भैया मैंने यही तो किया, देखो तो सही क्या कर रहा है वो, इसके 1 मोल इसके 3 मोल दे रहा है, प्रेशर बता रहा है, तो मतलब ये क्या कर रहा है, मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है ना। ये मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तो मोल दे रखे हैं, क्या सूंघने के लिए दिए हैं क्या? ए के मोल 1 मोल, बी के मोल 3 मोल, तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेना आराम से, जरूरत पड़ेगी आगे सवाल के अंदर। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि ये क्या किया इसने, 1 मोल ऑफ बी ऐड कर दी। ये लो भैया, बी के 1 मोल ऐड कर दिए उसने, हे भगवान। अब बी के 3 मोल तो लिए ही थे, 1 मोल उसने ऐड कर दिया, इसका मतलब ये तो 4 मोल हो गए यार, ये तो मोल ही चेंज कर दिए, तो फिर तो मोल फ्रैक्शन भी चेंज हो जाएंगे, फिर तो प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही पकड़े हो आप भाई, प्रेशर चेंज कर रहा है, वो खुद भी कह रहा है, देन प्रेशर बिकम्स 560, देन फाइंड आउट द पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। सवाल भी कह रहा है वो जो आप सोच रहे हैं। तो पहली कंडीशन में मैंने कहा पीटी इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पीटी कितने दे रखा है, 550। पी नॉट ए कितना दे रखा है, पी नॉट ए ये तो निकालना है तो कोई बात नहीं, इनटू एक्स ए के मोल फ्रैक्शन, ए का खुद का मोल 1 और टोटल मोल 3 और 1 4, तो 1/4। इसी तरह पी नॉट बी ये मुझे निकालना है, एक्स भी निकालो यानी बी के मोल फ्रैक्शन, तो बी के खुद के मोल कितने 3 और टोटल मोल कितने 4, ये नीचे 4 लिख दिया। ये तो बना दी मैंने पहली इक्वेशन। सेम टू सेम प्रोसेस पे दूसरी इक्वेशन बना डालो। अब दूसरी इक्वेशन में ध्यान रखना, मोल बदल रहे हैं। देखो ए का तो मोल 1 ही है, लेकिन टोटल मोल अब 5 मोल हो जाएंगे क्योंकि बी के 1 मोल ऐड कर दिए गए हैं। तो 1/5 प्लस पी नॉट बी इंटू 4/5। अरे 3 मोल थे ना पहले, 1 मोल ऐड कर दिए तो 4 मोल हो गए ना बी के, तो बी के 4 बटे टोटल 5 मोल। दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई। सेकंड में से फर्स्ट को आप एलिमिनेट कर दीजिए, आपके पास ए के भी आ जाएंगे प्रेशर और बी का भी आ जाएगा। पी नॉट ए की वैल्यू 400, पी नॉट बी की वैल्यू 600। ऐसे सवाल करना है। अब ये वैल्यू यूं की यूं आए इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन सवाल इस टाइप के आने के चांस बन रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, आगे फिर मिलेंगे। मैं तब तक मिलता रहूंगा जब तक आपको पूरे सवाल ना दे दूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। 2 सवाल की गारंटी ले रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 सवाल। इन जितनी भी चीज मैंने अभी की क्लास में बताई है, 2 सवाल पूरे मुझे लग रहा है भैया, देखो आप मानो ना मानो, मैं देखो ये तो नहीं कह रहा आपसे कि ये सवाल यूं क्यों आ जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि आएगा जरूर इस पेज से। आपकी इच्छा है, आप इसे पढ़िए, आपको यकीन है तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। आपको यकीन नहीं है, मान लो यकीन नहीं है बेटा, तो भी पढ़िए, पढ़ना तो है ना, चैप्टर थोड़ी छोड़ोगे।
और जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो इसको तो पढ़ोगे ना, तो जो मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना, एक एक चीज को जो मैंने बोली है सबको याद करना। और मेरी गुड विशेज, बेस्ट विशेज आपके साथ है। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे ना? नेगेटिव थॉट तो नहीं आ रहे? किसी भी तरीके का डिप्रेशन विप्रेशन, ये फालतू की चीजों से दूर हो जाओ, बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। मेहनत करते जाओ, सब अच्छा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, सब अच्छा होगा, बस पढ़ते जाओ। आगे के लिए मत सोचो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मुझे ये याद नहीं, क्वेश्चन सही होंगे कि नहीं होंगे, ये फालतू की चीजें दिमाग में लानी ही नहीं है। दिमाग को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करो, अपनी किताबों पे लगा दो, बिल्कुल कोई भी फालतू चीज नहीं सोचनी है, बेफिजूल की बात के बारे में सोचना ही नहीं है। सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, और वो ये कि मुझे दिन भर पढ़ना है, मुझे खूब मेहनत करनी है, जो होगा देखा जाएगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं, घबराओ मत, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बिल्कुल भी सब बढ़िया होगा, चिंता मत करो मेरा बच्चा, बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बस जो जो आपके टीचर्स बता रहे हैं बढ़िया बढ़िया चीजें, और आप उन चीजों को रिवीजन करो, काम काम की चीजों को रिवाइज करो, फालतू की चीजों से बिल्कुल अलग हो जाओ। इतना सारा मटेरियल है, आप सब जानते हो, बहुत सारा मटेरियल है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बॉटनी, जूलॉजी में भी, 4 सब्जेक्ट हैं। बस उन चीजों पे अब ज्यादा फोकस करो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर्मूलाज को रिवाइज करो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो जो ऐसी चीजें हैं जो बार बार याद करने पर भी भूल जाते हैं, उनको एक अलग जगह लिख लो और बार बार उनको देखते रहो, रिवाइज करते रहो, सब अच्छा होगा, टेंशन ना लो। मैं अब एक और क्वेश्चन लेके आया हूं सॉल्यूशन वाले चैप्टर से, और मैं आपको बता दूं कि सॉल्यूशन वाले चैप्टर से इस बार कम से कम 4 क्वेश्चन आने के चांस बन रहे हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं एक सवाल को, देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। 5% यूरिया सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद 10% ऑफ सॉल्यूशन of carbonic compound, then find out the molecular weight of carbonic compound। देखो बेटा, जब भी आइसोटोनिक टर्म आपको दिख जाए ना, तो आइसोटोनिक टर्म का मतलब होता है कि ऐसे दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, यानी कि पाई इक्वल है। ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से रिप्रेजेंट करते हो ना, तो जब पाई सेम होता है तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वापस सुन लीजिए, आइसोटोनिक बोलते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जिन दो सॉल्यूशंस की क्वेश्चन में बात हो रही है उनके पाई सेम है, यानी कि पहले सॉल्यूशन का पाई 1, दूसरे सॉल्यूशन का पाई 2 इक्वल होंगे। जब पाई इक्वल होंगे तो इनके फॉर्मूला भी इक्वल होंगे। इतना सोच के फिर सवाल पे लग जाना। इस सवाल के अंदर आपको क्या करना है, पाई इक्वल्स टू पाई करना है, तो पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 करते ही आप I1 C1 RT1 I2 C2 RT2, पाई का फॉर्मूला होता है ना भाई, पाई V इक्वल्स टू एन आर टी होता है कि नहीं होता? जैसे PV इक्वल्स टू NRT पढ़ा है ना आपने, बस वहां ये गैस का प्रेशर और यहां ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको आप और डिफाइन कीजिए, पाई इक्वल्स टू N बाई V RT, पाई इक्वल्स टू CRT। C इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, C N बाई V, देखो मोल पर लीटर को आप कॉन्सेंट्रेशन बोलते हो ना। और जब हम किसी सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे होते हैं, जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो एट टी टाइम पर आई का और इस्तेमाल किया जाता है और फॉर्मूला बनता है पाई ICRT। अलग अलग सॉल्यूशन के लिए, अलग अलग कंपाउंड्स के लिए आई अलग अलग हो सकता है, सेम हो सकता है, आई की वैल्यू अलग तरीके से देखी जाती है। आई को हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस सवाल को करने से पहले आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि आज की क्लास पूरी तरह से बेस्ड है, डिपेंड्स है पूरी तरह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। आखिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? तो भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है ये आप सब जानते हैं, मैं इसकी थ्योरी के बारे में नहीं बताऊंगा, बस आपको छोटी छोटी सी बातें जो आउटलाइन से जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताऊंगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या चीज है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह की होती है, 4 तरह की, जिनमें से एक होती है RLVP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, एक तो ये हो गई। दूसरी नंबर की जो होती है वो होती है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी ये होती है, एक होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और एक होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आखिर इन चारों का मतलब क्या है, शुरू करते हैं।
देखो बेटा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सोल्यूट पे डिपेंड करती है। सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट से मतलब नहीं होता, सोल्यूट पे डिपेंड करती है। इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी तरह से सोल्यूट की प्रॉपर्टी से डिफाइन हो सकती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब सोल्यूट पे डिपेंड करती है, सोल्यूट के नेचर पे नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट, मतलब उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं करती है, ध्यान रखें। तो सोल्यूट की जितनी भी चेंजेस आप करेंगे सोल्यूट की क्वांटिटी में, उससे ये प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी, उनका इफेक्ट इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे पड़ेगा। RLVP का मतलब है कि रिलेटिव लोवरिंग हो जाती है वेपर प्रेशर में। एक बात बताइए सिंपल सी, ये मैंने कोई सॉल्वेंट यहां पे भर दिया, समझना मेरी बात को। अब सॉल्वेंट का प्रेशर मैंने देखा, इसकी जो वेपर यहां इवेपोरेशन की वजह से बनी, उस वेपर का प्रेशर यहां लगा, मान लीजिए P0। ये कोई ए सॉल्यूशन है, मैं इसको P0A मान लेता हूं। अभी तक ये केवल सॉल्वेंट है, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है मैंने। अब मैंने इस सॉल्वेंट में चीनी मिला दी साहब, थोड़ी चीनी मिला के इस सॉल्वेंट का सॉल्यूशन बना दिया, तो यहां वर्क करेगा चीनी, तो किसका काम करेगा, सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट का काम कर रहा है ये जो पानी वानी जो भी आपने लिया है, मैंने पानी लिया है मान लीजिए, तो पानी यहां पे सॉल्वेंट हो गया और चीनी के पार्टिकल्स यहां सॉल्यूट हो गए। अब जैसे ही मैं चीनी मिलाऊंगा तो इस सरफेस पे चीनी के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? इसका मतलब इवेपोरेशन रेट थोड़ी कम हो जाएगी, वेपर थोड़ी कम बनेगी, उस वेपर का प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जब वो कम बनेगी तो प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि इसके यूनिट वॉल्यूम या यूनिट एरिया पर अब केवल पानी ही नहीं है, अब उसके साथ साथ चीनी के पार्टिकल्स भी हैं, जो सॉल्यूट आपने मिलाए हैं उसके पार्टिकल्स भी हैं, इसलिए प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी। इट मींस ध्यान रखें, पी सॉल्यूशन ऑलवेज विल लेस देन P0A, यानी कि हमेशा पी सॉल्यूशन कम हो जाता है, लोवरिंग हो जाती है प्रेशर, वेपर प्रेशर में कमी हो जाती है सॉल्यूट मिलाने की वजह से। इसलिए इस प्रेशर के अंदर होने वाली कमी को जब रिलेटिवली निकाला जाता है तो इसे रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर कह दिया जाता है। RLVP इज एन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि RLVP इसलिए आया क्योंकि आप सोल्यूट मिला रहे थे। आप जैसे जैसे सोल्यूट की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे RLVP में इफेक्ट आता जाएगा, यानी कि प्रभाव पड़ता चला जाएगा। इसीलिए ये जो जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं लिख रहा हूं या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से, वो सारी प्रॉपर्टी सोल्यूट पे डिपेंड करती है कि आपने सोल्यूट कितना मिलाया। अब बेटा ये फॉर्मूला मैं आपको पीछे वाली क्लास में भी बता चुका था, P0A माइनस PS अपॉन P0A, जिसका वैल्यू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल। इसको डेरिवेट कर, देखो मैंने पीछे वाली क्लास में आप देखना इसकी पूरी डेरिवेशन कर रखी है, इसको डेराइव कर दिया, मान ली डेरिवेटिव फॉर्म इसकी करी मैंने निकाली, तो P0A माइनस PS अपॉन PS इक्वल्स टू N/N भी आ सकता है, ये भी इसका फॉर्मूला है, इसी से ये फॉर्मूला भी इसी से जनरेट हुआ है। नीचे एक्चुअली होता तो N प्लस N है, यानी कैपिटल N और छोटा n दोनों का सम होता है नीचे, लेकिन छोटे n की वैल्यू बहुत कम अगर मान ली जाए तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सॉल्यूट के पार्टिकल हमने बहुत कम मिलाए हैं तो आप उसको हटा सकते हैं, इसलिए यहां मैंने N/N लिख लिया। इसलिए आंसर जो आता है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल आता है। इसलिए ध्यान रखें, आप फॉर्मूला ये लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आता है। अगला है ऑस्मोटिक प्रेशर, इन विच वोलेटाइल पार्टिकल्स, इट मींस सॉल्वेंट, ध्यान रखें, ऑस्मोटिक प्रेशर इन विच वोलेटाइल पार्टिकल्स मूव फ्रॉम, समझना बात को, इन विच वोलेटाइल पार्टिकल, यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल की बात चल रही है, सॉल्यूट। अब चीनी मिलाओगे पानी में तो चीनी के पार्टिकल वोलेटाइल है क्या? पानी तो वोलेटाइल है, यानी कि सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं। इन विच वोलेटाइल पार्टिकल्स मूव फ्रॉम, कहां से कहां मूव करते हैं? लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, या फिर बोलो लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी की ओर, या फिर बोलो हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की ओर। ये तीनों ही कंडीशन में आप उसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। जैसे मैंने ऊपर बोला ना कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किससे अफेक्ट होती है? सॉल्यूट से। जैसे ही आप सॉल्यूट मिलाओगे सॉल्वेंट की एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, एस्केप होना कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के साथ साथ सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी वहां सरफेस पे आ जाएंगे।
वैसे ही यहां भी ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर भी पूरी तरह से सॉल्यूट पार्टिकल्स का इफेक्ट पड़ता है। तभी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कह रहे हैं, यानी कि मैं जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं, ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज सॉल्यूट से अफेक्टेड रहती हैं, उन्हीं को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। तो सॉल्यूट अगर मिलाओगे, अब जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक यू शेप ट्यूब ले, ये एक यू शेप ट्यूब ले ली, इधर मैंने एसपीएम लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इधर मैंने सादा पानी भर दिया और इधर मैंने मीठा पानी भर दिया। ध्यान रखें बेटा, यहां तो मैंने भर दिया मान लीजिए मीठा पानी, H2O प्लस मीठा पानी का मतलब समझते, कोई भी सॉल्यूट मैंने मिला दी, कोई जरूरी नहीं आप पानी में चीनी ही मिलाएं, आप नमक भी मिला सकते हो, कोई और सॉल्ट मिला सकते हो, कोई और सॉल्यूट मिला सकते हो, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं। और इधर केवल पानी है मान लो, ऊपर दोनों का लेवल फिक्स करके यहां मैंने लगा दिया क्या, एक पिस्टन, मूवेबल पिस्टन है, फिक्स नहीं है, मूवेबल पिस्टन। अब एक बात बताइए, इस एसपीएम में से पार्टिकल्स मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? देखो सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं जाएंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल जाएंगे, इन विच वॉलेटाइल पार्टिकल्स मूव फ्रॉम, यानी कि H2O के पार्टिकल निकल के किस में जाएंगे, उस जगह जाएंगे जहां कॉन्सेंट्रेशन हाई है सॉल्यूशन की, यानी लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी की तरफ, हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की तरफ जाएंगे। मुझे बताएंगे आप, ये तो है H2O और ये है H2O के साथ सॉल्यूट, दोनों में से पानी के मॉलिक्यूल किधर से किधर जाएंगे, लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब समझ गए आप, यानी कि H2O यहां से निकलेगा और इधर जाना शुरू करेगा और ये पिस्टन ऊपर उठ जाएगा। आखिर ये क्यों हो रहा है, इधर से पानी निकल के उधर क्यों जा रहा है? क्योंकि वहां सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि वहां सॉल्यूट मिला हुआ है, और यहां इधर की तरफ सॉल्यूट है ही नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। इधर से इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, पिस्टन ऊपर जाने लगेगा। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इधर के प्रेशर और इधर के प्रेशर में डिफरेंस आ गया, और इस डिफरेंस की वैल्यू को ही आप कह सकते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। आप पाई इक्वल्स टू P1 माइनस P2 कर दीजिए, यानी कि दोनों साइड के प्रेशर का डिफरेंस ले लीजिए, वही ओस्मोटिक प्रेशर है, और उसी प्रेशर की वजह से पिस्टन ऊपर की ओर उठना शुरू हो गया। अगर मान लीजिए मैं इस प्रेशर को बैलेंस कर दूं, जाने नहीं दूं, पिस्टन को ऊपर रोक दूं, तो मुझे उतना प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा जितना प्रेशर से ये पिस्टन ऊपर जा रहा था, उसके अपोजिट अगर उतना ही प्रेशर मैं लगा दूंगा, तो फिर इस एसपीएम में से कोई भी चीज इधर से उधर नहीं जा पाएगी, क्योंकि आपने जितना प्रेशर यहां क्रिएट कर रहे थे उतने के इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगा दिया, तो पिस्टन ऊपर नहीं जा पाया। और अगर मान लीजिए ये प्रेशर में और ज्यादा कर देता, इट मींस अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, यानी कि उधर से इधर आना शुरू हो जाएगी चीजें। कहने का मतलब आरओ सिस्टम आपने देखा है ना, आरओ सिस्टम इसी पे तो डिपेंड करता है, इसी सिस्टम पे, इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, देन रिवर्स ऑस्मोसिस अकर्स। यहां तक क्लियर हो गई? पाई, अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन H हाइट को फाइट करके ऊपर की तरफ चले जाता है, यानी कि पिस्टन ऊपर की तरफ चला जाता है और H हाइट को कवर कर लेता है, तो आप पाई का फॉर्मूला HDG से भी निकाल सकते हैं। छोटी छोटी चीजें आपको बता रखी होंगी बेटा, मैं तो वैसे ही रिवाइज करा रहा हूं बस आपको। आगे आइए, न्यूमेरिकल इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, या इससे सवाल बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर, फॉर ऑस्मोसिस, ऐसे पूछा जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही?
आगे कह रहा है द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच प्रिवेंट्स ओस्मोसिस, उसी को पाई कहते हैं। द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच प्रिवेंट्स ओस्मोसिस, यानी जो ओस्मोसिस को होने से रोके, जो ओस्मोसिस को होने से रोके, यानी कि लिक्विड को या पार्टिकल्स को इधर से उधर जाने से रोके, वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर। द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच प्रिवेंट्स ओस्मोसिस आर नॉन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। मैंने 3 बार बोल दी इसी चीज को, याद रखना। ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ ह्यूमन बॉडी एट 27 डिग्री इज 7.7 एटमॉस्फेयर। मुझे लाइन अच्छी लगी इसलिए लिख दी मैंने, देख लेना, याद कर लेना, इंफॉर्मेटिक है। पाई का फॉर्मूला ICRT मैंने आपको बताया था, कैसे आया ये मैंने इधर आपको जनरेट करके दिखाया है। वांट ऑफ फैक्टर है, देखो I, यहाँ पे I जो है वो वांट ऑफ फैक्टर है, ध्यान रखें। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन जब भी कोई बोलेगा तो हम पाई 1 और पाई 2 को इक्वल करेंगे, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। जब पाई 1 पाई 2 इक्वल होगा तो ICRT इक्वल हो जाएंगे दोनों के। अब I देखो, I डिफरेंट हो सकते हैं, I सेम हो सकते हैं, C डिफरेंट हो सकती है, C सेम हो सकती है, R हमेशा सेम रहेगा, T सेम हो सकता है, T डिफरेंट हो सकता है। सवाल को देखना वो क्या क्या चीजें डिफरेंट दे रहा है, कौन कौन सी चीजें सेम दे रहा है। जो चीजें सेम है वो इधर इधर की सेम चीजें कट जाएंगी, जैसे R से R कट जाएगा, और भी कोई चीज सेम है तो वो कट जाएंगी। बाकी चीजों को रख के आप अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट कर सकते हो और अपना आंसर ला सकते हो। आ रही है बात समझ में? आखिर वांट ऑफ फैक्टर है क्या? देखो, वांट ऑफ फैक्टर डिपेंड्स ऑन अल्फा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंडेंट होता है। T 0 टाइम पे I नहीं लगेगा। जैसे मान लो मैं एक पानी का बीकर लिया है मैंने, और उसमें मैं नमक का टुकड़ा डालने वाला हूं, तो जब तक मैं नमक के टुकड़े को या नमक को नहीं डालूंगा तब तक I नहीं लगेगा। I तब लगेगा जब नमक का टुकड़ा पानी में गिर जाएगा, घुल जाएगा, तब I जनरेट हो जाएगा। इट मींस I जो है वो T टाइम की प्रॉपर्टी है, सॉल्यूशन बनने टाइम की प्रॉपर्टी है, यानी फाउंड एट T टाइम। I फाउंड एट T टाइम। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन हम भूल जाते हैं और क्वेश्चन बन जाता है। पता लगा सॉल्यूशन के चैप्टर में से एक सवाल इसी में से आ गया, आप क्या करोगे? आप थ्योरी हमें याद नहीं, हमें तो बड़े बड़े क्वेश्चन की आदत पड़ रही है, वो हमें याद है, छोटे क्वेश्चन याद नहीं। थ्योरी वाले हो गए ना बर्बाद, गया ना क्वेश्चन, बर्बाद हो गए, नंबर निकल गए। मालूम है, एक सवाल गलत होने का मतलब आप कितनी रैंक पीछे जा सकते हो, कितने बच्चे आपको धकेल देंगे पीछे की तरफ, एक सवाल गलत करते। सोच के काम करना है। यूज्ड फॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, I का यूज केवल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए ही होगा। इफ अल्फा इज नॉट गिवन, कई बार क्या सवाल में अल्फा नहीं दिया जाता, मैंने कहा ना I डिपेंड्स ऑन अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू 100% हो तो I की वैल्यू वही हो जाएगी जितने आयंस में वो डिसोसिएट हो रहा है सॉल्यूट। जैसे NaCl 100% डिसोसिएट होता है, तो फिर Na प्लस और Cl माइनस कितने आयन हो गए? 2, तो I की वैल्यू 2 हो जाएगी, पूरी की पूरी वैल्यू I की हो जाएगी। CaCl2 सपोज दैट ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो फिर इसकी वैल्यू I की वैल्यू आएगी जो इन दोनों आयंस का सम आएगी। जैसे AXBY टाइप का कोई सॉल्ट है तो I की वैल्यू X प्लस Y के इक्वल आ जाएगी। कब आएगी? जब वो 100% डिसोसिएट हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर वो 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है, 50% हो रहा है, 10% हो रहा है, 5% हो रहा है, तो समझ जाना I की वैल्यू डिपेंड्स ऑन अल्फा। आपको अल्फा से I निकालना पड़ेगा। अगर सवाल में अल्फा नहीं दे रखा, सर हमको क्वेश्चन में बोला ही नहीं उसने कि ये 100% डिसोसिएट है या 10% डिसोसिएट है, 50% डिसोसिएट, तो फिर आप अज्यूम कर लेना कि 100% डिसोसिएट है और I की वैल्यू N के इक्वल मान लेना, I की वैल्यू नंबर ऑफ टोटल आयंस के इक्वल मान लेना। और बोलो क्या चाहिए? इफ अल्फा इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन अज्यूम 100% और 1। आगे सुनिए, इफ नो एसोसिएशन, मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल को, सॉल्यूट को आपने लिक्विड में डाला, सॉल्वेंट में डाला, वो जाने के बाद ना तो टूटा ना जुड़ा किसी से, ना एसोसिएट हुआ ना डिसोसिएट हुआ। जैसे मान लो कोई कार्बोनिक कंपाउंड डाल दिया, मान लीजिए चीनी डाल दिया, चीनी आयंस में डिसोसिएट नहीं होती। यूरिया डाल दी तो यूरिया आयंस में डिसोसिएट नहीं होता भैया।
तो कार्बोनिक कंपाउंड अगर डालोगे तो उसका ना तो एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन, इसलिए आई की वैल्यू एन ही मान लेना, यानी पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक का एक ही उसका आई हो जाएगा, तो आई इक्वल्स टू 1। और जो चीज जाके एसोसिएट होती है, डिसोसिएट होती है, तो आई की वैल्यू 1 नहीं आएगी, या तो 1 से कम आएगी या 1 से ज्यादा आएगी। अगर वो डिसोसिएट हो रहा है तो आई ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। अगर वो डिसोसिएट हो रहा है तो आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इफ एसोसिएट हो रहा है देन आई की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी। अरे कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं ना जो सॉल्यूशन में जाने के बाद, यानी कि लिक्विड में जाने के बाद, एक्वा सॉल्यूशन में जाने के बाद वो एच बॉन्डिंग करके दो मॉलिक्यूल मिलके एक हो गए साहब, 3 मॉलिक्यूल मिलके एक हो गए, ट्राइमर बना लिए, 5 मॉलिक्यूल्स ने मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिया, 10 मॉलिक्यूल्स ने मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिया, या n मॉलिक्यूल्स ने मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिया। नहीं होता क्या पॉलीमराइजेशन में ऐसा? एसोसिएट हो गए, जुड़ गए वो, तो आई की वैल्यू कम हो गई, अब वो कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? जैसे एसिटिक एसिड पानी में डाला अपन ने, एसिटिक एसिड का कोई भी कंपाउंड पानी में डाला हमने, मान लीजिए कोई एक कंपाउंड हमने पानी में डाला, पानी में डालने के बाद उसके 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक हो गए। तो डाले तो 2 थे, जब पानी, ये पानी है और ये 2 मॉलिक्यूल, जब मैंने डालना शुरू किया तो डालने से पहले तो वो 2 थे ना, जैसे मैंने डाला दोनों मिलके एक हो गए, तो आई का वैल्यू 1/2 हो गया, आधा हो गया ना। अरे 2 मॉलिक्यूल के लिए 1 मॉलिक्यूल हो गया तो आधा बन गया ना, आधा रह गया ना वो। अरे समझ में आ रहा है? n मॉलिक्यूल्स डाले, इतने सारे n मॉलिक्यूल, जाके वो सारे के सारे एक हो गए, तो 1/n हो गया उसका आई। ऐसे आई निकालने में। और एक तरीका बताता हूं आई निकालने का, आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी आई और अल्फा निकाल सकते हैं। देखो कई बार आई दे देगा, n दे देगा, अल्फा पूछ ले कि एक सॉल्ट है AXBY टाइप का, और उस सॉल्ट का वांट ऑफ फैक्टर इतना है, उस सॉल्ट का वांट ऑफ फैक्टर इतना है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताइए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल्स टू आई, जो वांट ऑफ फैक्टर उसने दिया वो यहां रखना, -1 वो यहां रखना, 1 तो यूं का यूं रखोगे, 1 में कुछ नहीं करना है, अपॉन n का मतलब वो कितने पार्टिकल से मिलके बना है, मतलब वो कितने आयन से मिलके बना है। अब देखो XBY है ना, तो X प्लस Y से मिलके बनाया ना, A के X पार्टिकल्स लिए हैं, A के आपने X मोल लिए हैं, या A के आपने X आयंस लिए हैं, और B के आपने Y आयंस लिए, कुछ भी मान लीजिए, तो X प्लस Y करके आप यहाँ N की जगह रख देना, आपका अल्फा आ जाएगा। मान लो ये A2B3 है, तो 2 और 3 यानी 5 हो जाएगा n का मान, n का वैल्यू 5 हो जाएगा, 5 यहां रख देना, 5 - 1 5 - 1 हो जाएगा, और अल्फा निकाल लें, परसेंटेज में भी निकाल सकते हो। कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? छोटी छोटी सी चीजें हैं, सब आपने पढ़ी है, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं पढ़ी, बेटा आपको सब याद है, चिंता मत करो, बस एक बार इनको रिवाइज कर लेना, जो जो मैंने बोला है इनको देख लेना, जो जो चीजें इससे रिलेटेड है उनको देख लेना, ठीक है? बात समझ में आ रही है? एक और चीज देखिए, मैं इस सवाल को कर रहा था, सवाल मेरा काफी हद तक कंप्लीट हो चुका था, लेकिन मैंने एक बार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझाने की कोशिश की। अभी भी 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बची है, मैं उनके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। तो देखो I1C1 RT1 I2C2 RT2, सवाल के अंदर ना मुझे कोई टेम्परेचर डिफरेंट दे रखे, ना मुझे आई डिफरेंट दे रखे। आई भी देखो दोनों ही कार्बनिक कंपाउंड है, ये यूरिया है, ये कार्बनिक कंपाउंड बोल रहा है, तो I1 हो गया, दोनों आई कट गए, R दोनों के कट गए, T दोनों के कट गए, एक ही टेम्परेचर पे गेम हो रहा है पूरा। तो कौन बचा फिर? C बचा, दोनों साइड C बचा, और C का मतलब होता है N/V, N/V का मतलब V यानी वॉल्यूम भी दोनों में सेम है, ले V भी कट गया, तो बस N इधर रह गया, N इधर रह गया, सब कट पिट गया। ऐसे ही आएगा, इसी टाइप से आता है सवाल। अब वो किसी भी चीज को डिफरेंट और सेम कर सकता है, दोनों साइड N2 इक्वल्स टू N1, तो M2/M2 इक्वल्स टू M1/M1, ऊपर वाला छोटा m मास है, नीचे वाला बड़ा m मॉलिक्यूलर मास है। तो मुझे किसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए? फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड, यानी M2 चाहिए, M2 निकालना है, तो M1/M1 और ये M2, अब इन दोनों को आमने सामने रखोगे तो M2 की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। M1 कितना है? दे रखा है, यहां कितना दे रखा है? 5। बड़ा M1 कितना है? अरे यूरिया का मोलर मास। ये इधर वाला M2 कितना है? ये कार्बनिक कंपाउंड है ना, इसका दे तो रखा है 10% सॉल्यूशन। दैट्स क्लियर। सारी वैल्यू रखोगे तो M2 का वैल्यू आ जाएगा 120। अब इतनी सी कैलकुलेशन तो करना आना चाहिए भाई, अब इसको भी नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा?
इफ टू सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड देन, अगर मान लो जो दो सॉल्यूशन मिक्स कर रखे, जैसे आप गैसीय स्टेट में पढ़ते थे ना पहले, जब दो गैसेज मिक्स कर दें, दो सॉल्यूशन मिक्स कर दें, तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हैं। मान लो पूरे सॉल्यूशन के दोनों को मिक्स करने के बाद मिक्सचर का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, तो NR/VR इक्वल्स टू N1V1 प्लस N2V2 करते हो ना आप। तो यहां क्या दिक्कत आ रही, πR/VR इक्वल्स टू π1V1 प्लस π2V2 कर दो ना, कहां दिक्कत आ रही। निकलवाना है, पाई निकलवा रहा है तो पाई निकाल दो, वी निकलवा रहा है तो वी निकाल दो, जो निकलवा रहा है वो निकाल दो। रिजल्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर तो इसी फॉर्मूला से निकालना है। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल में किया जा सकता है। सुन लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर एट 300 केल्विन। बहुत ही बढ़िया सवाल। देखो भैया, अब कान खोल के सुन, ये नीचे लिख रखा है ना मैंने, ये कॉन्सेप्ट, ये MTR BTR, मुझे तो रट लो, बुरी तरह रट लो, तो रट लेना इसको। एक भी सवाल गलत नहीं होगा अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आ गया तो, ये मान के चलना। ये कह रहा है कि किसी का आई वांट ऑफ फैक्टर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेशियो के इक्वल होता है। I इक्वल्स टू CP ऑब्जर्व एंड CP थ्योरेटिकल। CP का मतलब कोलिगेटिव, ऑब्जर्व प्रॉपर्टी ऊपर रखना, नीचे थ्योरेटिकल रखना, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। RLVP कोलिगेटिव है, ऑब्जर्व ऊपर रखो, थ्योरेटिकल नीचे। पाई ऑब्जर्व ऊपर, पाई थ्योरेटिकल नीचे। डेल्टा TB ऑब्जर्व ऊपर, डेल्टा TB नीचे। डेल्टा TF ऑब्जर्व ऊपर, डेल्टा TF थ्योरेटिकल नीचे। मतलब ऊपर ऑब्जर्व, नीचे थ्योरेटिकल कर दोगे तो I आ जाएगा, कोई रोक ना पाए बेटा। कोई सवाल आ जाए तो इससे करना। सुनो, अभी आगे सुनो। आई जब आप इस सारी वैल्यू रख रहे हो तो फिर तो N भी ऊपर आ जाएगा, N ऑब्जर्व, N थ्योरेटिकल नीचे। N भी आएगा क्योंकि आप खुद देख लो, यहाँ N भी तो आ रहा है, C आ रहा है तो N/V भी आ रहा है, तो फिर तो N भी आएगा। N ऑब्जर्व ऊपर, N थ्योरेटिकल नीचे। जब N ऑब्जर्व ऊपर, N थ्योरेटिकल नीचे, तो मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल ऊपर आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व नीचे चला जाएगा, क्योंकि N का मतलब होता है छोटा m अपॉन बड़ा m। मॉलिक्यूलर वेट नीचे आता है मोल के अंदर। मोल का फॉर्मूला लिखते हो तो M/M लिखते हो कि नहीं, बड़ा वाला m नीचे लिखते हो मॉलिक्यूलर वेट वाला। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, इसलिए उल्टा हो गया। थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट ऊपर, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट नीचे। कोई भी क्वेश्चन बने इस तरीके का तो समझ जाना, ऐसे करना है मुझे। और एक और चीज, IC, I इंटू C, I वॉन्ट ऑफ फैक्टर, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन। IC प्रोपोर्शनल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। आप ही ने तो कहा ना पाई इक्वल्स टू ICRT, तो पाई इक्वल्स टू ICRT, तो पाई प्रोपोर्शनल IC हो गया ना। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू C है। अब IC प्रोपोर्शनल जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो फिर तो बॉइलिंग पॉइंट के भी प्रोपोर्शनल होगी, तो फिर तो फ्रीजिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो फिर तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अरे भाई, जिसका BP ज्यादा है उसका VP कम हो जाएगा ना। BP ज्यादा होने का मतलब उसकी वेपोराइजेशन इजीली नहीं होगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे कम वेपर बनेगी, कम वेपर बनेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा वेपर का। इसलिए BP ज्यादा तो VP कम, BP ज्यादा तो VP कम। अब BP ज्यादा तो VP कम, इसी तरह P0 माइनस PS भी कम हो जाए, ये प्रोपोर्शनल में आएगा। अब आपसे सवाल पूछ ले, मान लो इससे रिलेटेड सवाल। अब जैसे सवाल को देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। सवाल देखो, which of the following aqueous solutions has highest vapor pressure at 300 Kelvin। आपको 4 सॉल्यूशन दे दिए, पानी में डाल डाल के, पानी मिला के दे दिए, मतलब aqueous। 1m C6H12O6, 1m CaCl2, 1m KNO3, 1m Na3PO4। अब सबका I चेक करो, देखो बेटा I, ये इसका I, ये तो 1 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दिस इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट, इट हैज I इक्वल्स टू 1। इसका I कहां से आएगा? ये डिसोसिएट थोड़ी होता है, कार्बनिक कंपाउंड है भैया। तो इसका I 1, इसका I 3। देखो 2 तो Cl और 1 C। अब कुछ नहीं बोल रहा तो मैं 100% लेके काम कर रहा हूं। इसका I 2, देखो 2 हो गया, 1 तो K, 1 NO3। इसका I 3 और 1 4, 4 हो गया, 1 3 तो Na3 हो गए और 1 फॉस्फेट आयन हो गया। तो आई क्यों बता रहे हो आप हमको सर? सवाल को तो कुछ और पूछे, तो सवाल में पूछ रहे वेपर प्रेशर किसका हाईएस्ट है। अरे तो भैया आई
प्रोपोर्शनल बीपी है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एफपी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वीपी। तो वीपी पूछ रहा है ना, तो जिसका आई ज्यादा होगा उसका वीपी कम होगा, और जिसका आई कम होगा उसका वीपी ज्यादा होगा। वीपी वी वी वेपर प्रेशर उसी का ज्यादा होगा जिसका आईसी कम होगा। तो बेटा देख, सी तो सबकी सेम ही ले रखी है, तो आई पे आ गया काम सारा का सारा, और जिसका आई सबसे कम उसका वीपी सबसे ज्यादा। और आपका सवाल हो गया हाईएस्ट वेपर प्रेशर किसका है, तो बता देना भैया इसका है। दो सवाल की गारंटी ले रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो सवाल। इन जितनी भी चीज मैंने अभी की क्लास में बताई है, दो सवाल पूरे मुझे लग रहा है भैया, देखो आप मानो ना मानो, मैं देखो ये तो नहीं कह रहा आपसे कि ये सवाल यूं कि यूं आ जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि आएगा जरूर इस पेज से। आपकी इच्छा है, आप इसे पढ़िए, आपको यकीन है तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। आपको यकीन नहीं है, मान लो यकीन नहीं है बेटा, तो भी पढ़िए, पढ़ना तो है ना, चैप्टर थोड़ी छोड़ोगे। और जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो इसको तो पढ़ोगे ना, तो जो मैं बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ना, एक एक चीज को जो मैंने बोली है सबको याद करना। और मेरी गुड विशेज, बेस्ट विशेज आपके साथ है, आप चिंता ना करो। मैं पूरी तरह से आपके लिए प्रार्थना करता हूं, भगवान से प्रेयर कर रहा हूं कि मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे अच्छे नंबर से पास हों, बहुत अच्छे अच्छे रैंक पे सेलेक्ट हो। ठीक है बेटा। अब देखो दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और बची है। देखो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात चल रही थी, जिनमें पहले नंबर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आरएलवीपी कंप्लीट हो गई है, दूसरे नंबर की ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट हो गई है, तीसरे नंबर पे आ रहे हैं एलिवेशन इन बीपी, एंड चौथे नंबर की है डिप्रेशन इन एफपी। अब समझो बात को, सवाल कैसे आएगा, बहुत ही शानदार है। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से आपको कम से कम दो सवाल मिल जाएंगे, मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ी देर पहले बोला था, तो सुन लीजिए। 1 मोलर aqueous solution of an electrolyte A2B3 is ionized 60%। देखो बेटा A2B3 यानी कि तुम्हें N की वैल्यू दे दी, ढंग से देखो N दे दिया, N का मतलब नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B, टोटल आयन आ गए आपके सामने 2 + 3 = 5, N की वैल्यू आ चुकी है। हर चीज के साथ उसको हाथों हाथ शॉर्टलिस्ट करते जाओ, वहीं के वहीं मार्क करते जाओ कि क्या क्या मिल गया आपको। आयोनाइज्ड 60%, ये लो देखो अल्फा आपको दे दिया। बेटा देखो बात को समझो, मैं बार बार समझा रहा हूं, सवाल को एक सांस में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई बिना सांस लिए सवाल को पढ़ डाला और पढ़ के दमादम करा और पता लगा आंसर गलत हो गया। एक एक चीज को चेक तो करो कि क्या क्या तुम्हें मिला है सवाल में, क्या तुमसे पूछा जा रहा है, फिर उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे रिमाइंड करो, फिर इसमें पुट करो। आप देखो सही जगह पहुंचेंगे, सही आंसर पर पहुंचेंगे। ये सिली विली मिस्टेक्स नहीं होंगी, क्योंकि नीट का पेपर है, वहां कोई सिली मिस्टेक्स नहीं होती है। सिली मिस्टेक का मतलब ये नहीं कि साहब 4 नंबर का क्वेश्चन 3 दे दो मैंने, बाकी तो सही किया है, एक नंबर काट लो साहब। कटेगा जब पूरा ही कटेगा, पूरे 4 नंबर कटेंगे, 1 नंबर और कटेगा, तुमने गलत क्यों किया, 5 नंबर जाएंगे एक सवाल के साथ। कोई सिली मिस्टेक नहीं होती, सारी मिस्टेक बड़ी होती है, कोई सिली नहीं होती, वहां सोच के काम करना। अब सवाल के आगे पढ़ते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एट 1 एटमॉस्फेयर इज, इसको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि मुझे भैया ये सवाल तो सीधा वहां चला गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, साफ साफ नजर आ रहा है। के भी ये दे रखा है, इसका मतलब भैया यहां तो वही लगेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 3 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझना पड़ेगा अब एक बार, तब जाके सवाल करें। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये चीज समझने के लिए वहां चलते हैं। मैं आपको लेके आता हूं यहां इस पेज पर, इस तरफ देखिए अब ढंग से। एलिवेशन ऑफ बीपी का मतलब है एब्यूलियोस्कोपी, ये इसका एक और नाम है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मानते हो आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को? 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा एक बात बताना, पानी की वेपर कब बनना शुरू होती है? नहीं, पानी वेपोराइज कब होता है, मैं ये पूछ रहा हूं।
सर पानी वेपोराइज 100 डिग्री पे, गलत बोल रहे हो आप। पानी वेपोराइज 100 डिग्री पर होता है, गलत बोला आपने बिल्कुल। अरे पानी का वेपोराइजेशन तो रूम टेम्परेचर पे भी होता रहता है, यानी कि इवेपोरेशन तो वहां भी चलता रहता है ना। नॉर्मल टेम्परेचर पे भी पानी या लिक्विड या सॉल्वेंट इवेपोरेट होते रहते हैं, उसके सरफेस पार्टिकल्स इवेपोरेट होके वेपर बनाते रहते हैं। हाँ, ये फर्क इतना सा हो सकता है कि किसी में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो वहां इवेपोरेशन कम होता है, और किसी के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तो वहां इवेपोरेशन थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन होता रहता है, बीपी पे ही नहीं होता इवेपोरेशन, बीपी पे ही वेपोराइजेशन नहीं होता। वेपोराइजेशन तो लिक्विड का होता रहता है, कम टेम्परेचर पे भी, ज्यादा टेम्परेचर पे भी, बीपी पे। तो सर फिर ये बीपी क्या चीज होती है? अब पहुंचे ना आप सही बात में। ये पानी मैंने एक बीकर में ले लिया, समझना आप ढंग से बीपी क्या चीज है। ले लिया, अब इवेपोरेशन तो इसका हमेशा होता रहेगा, वेपर तो इसकी बनती रहेगी, वेपर तो बनती रहेगी, वेपर थोड़ी रुकेगी, वेपर तो बनती रहेगी, सरफेस पार्टिकल्स वेपराइज होते रहेंगे। लेकिन उस वेपर का प्रेशर एक एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल नहीं होगा। प्रेशर तो उसमें भी होगा, वेपर प्रेशर, वेपर बनेगी तो वेपर का प्रेशर भी लगेगा, लेकिन वो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल नहीं होगा। इसीलिए बीपी को डिफाइन किया गया कि हर वेपर प्रेशर को बीपी नहीं बोलेंगे, हर वेपर प्रेशर के साथ बीपी को डिफाइन नहीं करेंगे, हम उसी को बीपी कहेंगे, उसी टेम्परेचर को बीपी कहेंगे। यूं नहीं कि हर टेम्परेचर पे जहां पे इवेपोरेशन हो रहा है आप उसको बीपी कहने लग गए। बीपी उसी टेम्परेचर को कहा जाता है जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर गैस यानी कि एयर के यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब मैंने पानी को रूम टेम्परेचर पे ले रखा है, मान लीजिए मैं गर्म करना शुरू कर रहा हूं। 25 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री में गर्म करता जा रहा हूं, वेपर बनती जा रही है, लेकिन उस वेपर का प्रेशर अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं है। इसलिए किसी भी टेम्परेचर को हम बीपी नहीं कह सकते। 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री पहुंच गए, और लगभग जैसे ही 100 डिग्री पे आप पहुंचोगे, शुद्ध पानी का बीपी जब आप चेक करोगे तो आप देखना कि जैसे ही आप प्रेशर चेक करोगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उस वेपर का प्रेशर गैस के यानी कि एयर के यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। अब इस टाइम जो टेम्परेचर दे रखा है आपने पानी को, इसको उस पानी का या उस लिक्विड का जो है बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा। यूं नहीं कि हर पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट बोल दें, क्योंकि बॉइल तो आप किसी भी टेम्परेचर पे कर सकते हो, तो क्या हर टेम्परेचर बीपी बन जाएगा? नहीं, केवल किसी भी लिक्विड का बीपी वही टेम्परेचर माना जाएगा जिस टेम्परेचर पर गर्म करने पर उस लिक्विड की, उस सॉल्वेंट की वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। वो है क्या? बॉइलिंग पॉइंट। मैंने क्या किया, ये तो हुआ लिक्विड का या किसी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। मैंने अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में एंट्री ले रहे हैं। मैंने उस पानी में थोड़ी चीनी या नमक या कोई भी सॉल्यूट डाल दिया। चलो हम पानी को लेके देखते हैं, पानी से समझते हैं। मैंने जब पानी लिया तो पानी का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाता गया, देखो भैया ये टेम्परेचर है, ये बढ़ रहा है, ये वेपर प्रेशर है, ये इधर बढ़ रहा है, टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर इधर बढ़ रहा है। अभी सिर्फ पानी, भाई दो चीज सोचेंगे आप। अब एक तो मैं ले रहा हूं पानी, और एक मैं ले रहा हूं मीठा पानी। भाई साहब बात को समझ रहे हैं आप? पानी का मतलब सॉल्वेंट और मीठे पानी का मतलब सॉल्यूशन ले लिया। मैं चेक करते हैं, दोनों को गर्म करते हैं और चेक करते हैं कि कब इनकी वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। मैंने पानी को गर्म करना शुरू किया। जब पानी का टेम्परेचर कम था तो उसकी वेपर का प्रेशर भी कम था। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाता गया, वेपर का प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, और इस पॉइंट पे
इस वेपर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो गया। इस पॉइंट पे इस लिक्विड का, इस सॉल्वेंट का, इस पानी का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो गया। इस पॉइंट के टेम्परेचर को जब मैंने चेक किया तो वो टेम्परेचर माना जाएगा इस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्वेंट। अभी ये सॉल्वेंट है, अब मैं मीठा पानी ले रहा हूं, सॉल्यूशन ले रहा हूं। सॉल्यूशन को भी ऐसे टेम्परेचर बढ़ाता गया, प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ाता गया, प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ते 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 यहां पहुंचा तो वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते 1 एटमॉस्फेयर हो गया। इस पॉइंट पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो गया है। अब इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है उसको जब मैंने देखा तो वो वैल्यू आई इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ये वैल्यू मान ली मैंने टीएस और ये वाली वैल्यू मान ली टीबी। गौर से देखो, जब पानी शुद्ध था तो उसका बीपी कम था और जैसे जैसे मैंने मीठा पानी मिलाया तो उसका जो बीपी है वो बढ़ के इतना हो गया, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया। इसी को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एब्यूलियोस्कोपी। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने चीनी मिला दी थी उसके अंदर, सॉल्यूट मिला दिया था। तो सर इसका मतलब तो मैं सॉल्यूट और मिला दूं तो क्या और टेम्परेचर बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो मैं और सॉल्यूट मिला दूं और चीनी मिला दूं तो क्या ये और टेम्परेचर बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। अब जैसे जैसे सॉल्यूट मिलाते जाएंगे वैसे वैसे बीपी एलिवेट करता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तभी तो आप कह रहे हैं इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और क्यों कह रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? सॉल्यूट के क्वांटिटी के साथ साथ इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही। ओ माय गॉड, इसका मतलब सॉल्वेंट का तो बीपी ऑलवेज भी कांस्टेंट, हाँ ये तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन ये आप चेंज कर सकते हो किससे? सॉल्यूट मिला मिला के, यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो टीएस माइनस टीबी आएगा, क्योंकि टीएस ज्यादा है टीबी कम, इसी को डेल्टा टीबी कहते हैं। और ये डेल्टा टीबी की वैल्यू इस सॉल्यूट की मोलैलिटी के साथ साथ प्रोपोर्शनल हो गई, क्योंकि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को आप मोलैलिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा। आई इज एन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपको बता रखा है, वांट ऑफ फैक्टर हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ यूज होता है। तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई एम के बी, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई एम की जगह देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। मोलैलिटी का फॉर्मूला बार बार बताने की जरूरत नहीं है, छोटा एम अपॉन बड़ा एम, ये तो हो गया मोल और ये हो गया डब्ल्यू, केजी में नहीं है ग्राम में है, इसलिए ऊपर 1000 लगा दिया इनटू केबी। आई एम केबी, आई एम केबी, आई एम केबी, याद कर लो ऐसे इसको। इस केबी को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलियोस्कोपी कांस्टेंट भी कहते हैं। यूनिट इसकी डिग्री सेंटीग्रेड में लिख दो चाहे केल्विन में लिख दो, डिग्री सेंटीग्रेड पर केजी पर मोल या केल्विन पर केजी पर मोल। आ रही है क्या समझ? केबी डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये केवल सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करता है। भैया जो जो लिखा है ना एक एक चीज याद होनी चाहिए, मैं आपको पहले ही समझाया था। थ्योरी भी याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल किस तरह के बनते हैं वो भी याद होने चाहिए। यहां ये बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, हो सकता है ये फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लेता, हो सकता है ये मोलैलिटी पूछ लेता, हो सकता है ये कोई और चीज आई पूछ लेता, अरे कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर यानी कि टीएस पूछ लेता, हो सकता है ये टीबी पूछ लेता, हो सकता है ये टीएफ पूछ लेता, हो सकता है ये केएफ पूछ लेता, अरे कुछ भी पूछ सकता है ना भैया। तरीका तो यही रहेगा ना सवाल का। डेल्टा टीबी टीएस माइनस टीबी, अभी बताया था मैंने, टीएस ज्यादा होता है टीबी कम होता है। इस फॉर्मूला को ऐसे की जगह ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे इसकी कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी याद रख लेना। केबी का फॉर्मूला केबी इक्वल्स टू डब्ल्यू आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच। डेल्टा एच जानते हो आप, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन डब्ल्यू जब कर दें, यानी पर ग्राम के लिए हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकाली जाती है तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी कहते हैं। यानी कि डेल्टा एच और डब्ल्यू की जगह आप एलवी भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो डेल्टा एच अपॉन डब्ल्यू की जगह एलवी लिख दिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आप फॉर्मूला तो याद रखना, कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले मान लीजिए। इसी तरह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अरे पानी में चीनी मिलाई तो बीपी बढ़ गया,
ब्लड प्रेशर नहीं भैया बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। और जब पानी में चीनी मिलाई तो एफपी घट गया। कभी आपने घर पे बर्फ जमाई है? फ्रिज है, फ्रिज, अरे फ्रिज है क्या तुम्हारे घर में? आप बर्फ जमाना, एक बार आइस क्यूब जमाना, वाटर की आइस क्यूब जमाना, पानी को जमाना, पानी को फ्रीज करना। आप देखना पानी कम टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, क्योंकि आप फ्रीज क्या करता है? फ्रीज करता है क्या? चीजों को फ्रीजिंग करने का काम करता है, यानी कि टेम्परेचर को इतना कम कर देता है कि वो जम जाता है। यही तो फ्रीज करना होता है ना। आप एक बार सादा पानी को जमाना, एक बार मीठे पानी को जमाना। मीठा पानी मतलब सॉल्यूट मिला के जमाना। जब आप जमाएंगे तो आप चेक करेंगे कि सादा पानी जल्दी फ्रीज हो गया और मीठे पानी में ज्यादा टाइम लगा। फ्रीजिंग पॉइंट घट गया उसका, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। मान लीजिए कोई चीज पहले -4 डिग्री पे फ्रीज हो रही थी, सॉल्यूट मिलाने के बाद वो -10 पे फ्रीज हो रही है, -12 पे फ्रीज हो रही है, यानी कि और ज्यादा टाइम लग रहा है फ्रीजिंग के अंदर। फ्रीजिंग पॉइंट और घट गया, डिप्रेशन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्यूट मिलाने से। The temperature at which the vapor pressure of liquid is equal to the vapor pressure of solid। आप जिस सॉलिड में उसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं, उस सॉलिड का वेपर प्रेशर के इक्वल जब तक नहीं हो जाती वो उसका जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पर उसका वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर उस सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक वो जमेगा नहीं। समझ में आ रहा है? पानी को जमा रहे हो तो पानी का सॉलिड क्या होता है? बर्फ। आइस का जो वेपर प्रेशर उसके इक्वल पानी का वेपर प्रेशर कर दो आप, टेम्परेचर कम कर करके जिस टेम्परेचर पे दोनों सेम हो जाएंगे, उसी पॉइंट को, उस टेम्परेचर को ही फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। ओ माय गॉड, यही तो बोला है मैंने। सॉल्यूशन का जो एफपी है, फ्रीजिंग पॉइंट है, वो हमेशा सॉल्वेंट से कम होता है। जमाई थी ना बर्फ और मीठा पानी, अभी पानी और मीठा पानी जमाया था ना, तो पानी जिस टेम्परेचर पे जमेगा उससे भी कम टेम्परेचर पे अब मीठा पानी जमेगा। अब मीठे पानी में एक काम करो, तुम थोड़ा सा दूध भी मिला दो, क्रीम मिला दो, उसमें मावा डाल दीजिए, खोया डाल दीजिए। अब अपन आइसक्रीम जमा रहे हैं, अब जमाओ आइसक्रीम। अब देखो जमाओ, उसको फ्रिज में रख दिया हमने इतनी सारी चीजें सॉल्यूट के फॉर्म में डाल दी, उसके अंदर चीनी मिला दी, इलायची डाल दी, पीस के इलायची डाल दी। क्यों डाल दी? थोड़ा खुशबू आएगी जी, बढ़िया लगेगा। किराना डाल दिया, थोड़ा सा काजू, थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सा बादाम पीस के डाल दिया। अब जमा इसको सुबह से शाम हो गई, 6 बार चम्मच घुसेड़ के देख लिया, जमा नहीं दूसरा दिन हो गया तब भी नहीं जमा, देखे तो जमा नहीं। जमी नहीं मम्मी, अभी जमी नहीं। पता लगा जमी नहीं, वो आपने इतनी सारी चीजें उसमें मिला दी कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो गया कि हमारा फ्रिज भी कह रहा भैया मैं ना जमा सकूं इसको, तुमने कहा मिला दियो यार। इतनी सारी चीज मिला दी तुमने कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम हो गया कि उतने फ्रीजिंग पॉइंट पे अपना फ्रिज जाता ही नहीं आजकल तो वैसे बढ़िया बढ़िया कंपनी के फ्रिज आ रहे हैं, उनमें तो जम जाती है चीजें। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है? टेम्परेचर कम हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा सॉल्यूट मिलाने के बाद। वही चीजें यहाँ की यहाँ देखो, यहाँ पे भी। अब मैं अगर इसका कर्व समझाऊं तो इसके कर्व को समझो आप। इसके कर्व में क्या है भाई? इसके कर्व में भी वही चीज, एक बार मैंने पानी लिया, एक बार मैंने मीठा पानी ले लिया। ये तो हो गया पानी यानी सॉल्वेंट, और ये हो गया मीठा पानी। गुरुजी आप बार बार मीठा ही क्यों लेते हो? पानी खट्टा भी ले सकते हो। देखो मुझे मीठा पसंद है, और कोई भी शुभ काम करने से पहले थोड़ा मीठा हो जाए तो अच्छा है ना। हम नीट का पेपर देने जा रहे हैं, इसलिए मीठा पानी यूज कर रहा हूं मैंने जमाना शुरू किया। अब भैया जमाना शुरू करोगे तो टेम्परेचर बढ़ाना नहीं होता, जमाते जब टेम्परेचर कम होता है। समझ रहे? कर्व यूं आएगा, यूं। यहां तो कर्व यूं जा रहा था, हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, यहां कर्व यूं आएगा। पहले टेम्परेचर मान लीजिए रूम टेम्परेचर पे पानी था,
अब वो टेम्परेचर धीरे धीरे घट रहा है। देखो टेम्परेचर इधर घटेगा तो वेपर प्रेशर भी घटेगा, क्योंकि सॉलिड बनाने जा रहे हो तो सॉलिड का वेपर प्रेशर तो कम होता है। आप जमा के फ्रीज कर रहे हो ना, उसको जमा के आप उसको सॉलिड बना रहे हो, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वो जमता जा रहा है, जमता जा रहा है, जमता जा रहा है। और ये वो पॉइंट आ गया जहां इसका वेपर प्रेशर और उस सॉलिड के वेपर प्रेशर में इक्वलिटी आ गई, सेम हो गया। मैंने नोट कर लिया, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ पानी। यहां जमा सा आ गई पानी। अब मैंने मीठा पानी लिया। अब जब मैंने मीठा पानी लिया तो मीठा पानी जी बाबू जी उसने और टाइम लगाया। देखो सादा पानी तो यहीं जम गया, मीठा पानी यहां जाके जमा। ओ माय गॉड, और भी कम टेम्परेचर हो गया। देख लो कम हो गया, ये ज्यादा है, ये कम हो गया, डिप्रेशन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट का, क्योंकि सॉल्यूट मिला दिया आपने, पानी को मीठा कर दिया आपने। ये कम और ये ज्यादा, इसलिए डेल्टा टी यहां जो आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा टी क्या आएगा यहाँ, टी एफ माइनस टी एस आएगा। तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या मेरी बात? अब क्या करें, कुछ मत करे बेटा, बस दिमाग में रख इस कॉन्सेप्ट को। कभी ये ग्राफ पूछ ले तो याद रखना, डेल्टा टी वही सीधा सीधा एम के प्रोपोर्शनल, वही डेल्टा टी एफ आई एम के एफ हो गया, वही यूनिट हो गई, वही चीजें जो ऊपर बताई थी वो की वो। एक याद हो जाएगा तो दूसरा भी याद हो जाएगा। ये आई एम के बी था, ये आई एम के एफ है, वो आई एम के बी था, ये आई एम के एफ है। आई एम के एफ, आई एम के बी, आई एम के एफ, आई एम के बी, याद रखो ऐसे इसको। डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई एम, एम का मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी की जगह उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट मोलैलिटी दे दे आपको सवाल में तो बड़ी खुशी की बात है, वो डायरेक्ट देगा नहीं, आपको मोलैलिटी भी निकलवाएगा तुमसे। मोलैलिटी निकलवाए तो निकाल लेना ऐसे, और डायरेक्ट दे दे तो अच्छी बात है। अब देखो इस सवाल में तो डायरेक्ट मोलैलिटी दे रखी है, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, ऑलरेडी मोलैलिटी दे रखी है, तो अच्छी बात है ना, बढ़िया है, अच्छा है, जल्दी हो जाएगा सवाल। नहीं दे तो निकाल लेना, कौन सी आफत आ रही है, मोलैलिटी निकालना आता है ना आपको। तो के एफ इक्वल्स टू डब्ल्यू आर टी एफ स्क्वायर 1000 डेल्टा एच एफ से भी निकाल सकते हो। देखो डेल्टा एच एफ वही है, हीट ऑफ फ्रीज, ठीक है। यहां हीट ऑफ फ्रीजिंग को आप W से डिवाइड कर दें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग भी बन जाएगी, तो मैं इसकी जगह LF भी रख सकता हूं। वही चीजें जो ऊपर बताई थी, कोई नई चीज नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है। उससे रिलेटेड सवाल को देख लीजिए। 1 मोलल, लो भैया मोलैलिटी दे रखी है, N इलेक्ट्रोलाइट A2B3, ये N दे रखा है, इज आयोनाइज 60%, ये अल्फा दे रखा है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट निकलवा रहा है सॉल्यूशन का। केबी तो दिया ही नहीं गुरुजी, केबी, केबी देख ढंग से देख, क्वेश्चन में पीछे ब्रैकेट में केबी भी लिखा है, अरे आंखें खोल के देख लेना ढंग से। तो क्या क्या सामान दिया है, मोलैलिटी दे रखी है, ये तो देखो घर पे प्रैक्टिस करने का तरीका है, वहां तो आप यही नोट कर लेना क्या क्या दे रखा है। देखो एम दे रखा है मोलैलिटी, अल्फा दे रखा है 0.6, एन दे रखा है 5, मैंने बताया था ना N 5 दे रखा है। आई नहीं दे रखा, मैं निकाल लूंगा, मैं कोई डरता हूं क्या, आई निकाल लूंगा। आपको पता है मैंने बताया था आई की वैल्यू एन के इक्वल मान लेते हैं अगर अल्फा 100% हो, लेकिन यहाँ तो 60% बोला है ना उसने अल्फा, इसलिए आई और एन सेम नहीं होगा, आपको निकालना पड़ेगा। आई इक्वल टू 1 + n - 1 अल्फा से 1 की जगह 1, एन की जगह 5, 5 - 1.6 3.4 आ गया आई, और लगा दो डेल्टा टीबी में आई एम के बी, आई की जगह 3.5, मोलैलिटी की जगह 1 मोलल लगा दिया, और के बी की जगह के बी का वैल्यू लगा दिया 0.52, कैलकुलेट किया तो डेल्टा टीबी आ गया। अब आपको पता है ना डेल्टा टीबी टीएस माइनस टीबी होता है, लगा दो इसमें। और वाटर का तो आपको मालूम है ना, एक्वस सॉल्यूशन की बात चल रही है बे, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी, और पानी का मतलब बीपी उसका कितना होता है 373 केल्विन में, 373। तो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीएस माइनस टीबी, यहां मैंने डेल्टा टीबी रख दिया जो अभी आपने निकाला था 1.768, यहां टीएस रख दिया, यहां वो की वही चीजें रख दी जो आपने बताई थी, और टीएस निकाल ली 374.7। दिस इज द आंसर। लो भाई 4 नंबर दे दो भैया मेरे, बिल्कुल देगा, इसमें टेंशन की जरूरत नहीं, आप सही करोगे तो जरूर देगा, क्यों नहीं देगा।
अरे भाई सही को ही नहीं देगा तो क्या गलत को नंबर देगा क्या? चलो ठीक है, ये हो गया चैप्टर आपका कंप्लीट। छोटी मोटी थ्योरेटिकल वाली चीजें मैंने आपको बता दी हैं, उनको आप ढंग से करें, बहुत अच्छे से चैप्टर को करें, अच्छे से समझें। जो जो मैंने बताया उनको आप बहुत प्यार से रिवाइज करें। जैसे जैसे टाइप के मैंने बोला है उस टाइप के क्वेश्चंस की एक आध दो की प्रैक्टिस कर लें। आपकी कॉपी में, आपके नोट्स में सबने लिखा रखे होंगे, आप टेंशन ना लें, ठीक है। जो भी स्टडी मटेरियल उनमें से इस टाइप की चीजों को एक बार ढंग से कवर करें, और आप देखना आपको 2 सवाल से लेके 4 सवाल तक सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मिलने वाले हैं, और वही मिलने वाले हैं जो मैंने आपको समझाया। ये चीज आपको तब पता लगेगी जब नीट का पेपर आपके सामने होगा। ओ माय गॉड, ये तो वही है, इसके बारे में तो सर ने बोला था। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि चारों के चारों न्यूमेरिकल, वो थ्योरी वाली चीजें भी पूछ सकता है, जैसे जैसे मैंने चीजें बताई ना उस टाइप की चीजें। ट्रू एंड फॉल्स पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग पूछ सकता है, करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले पूछ सकता है। लेकिन याद ये करना जो मैंने आपको बताया, इनको अच्छे से करना, बाकी एक्स्ट्रा खूब करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। आपको भगवान ऊपर वाला जो है हिम्मत दे, इतनी शक्ति दे कि आप खूब मेहनत कर सके। चिंता ना करें, मैं आपके साथ हूँ, पूरी कायनात आपके साथ है, आपके सारे टीचर्स, आपके पेरेंट्स सब आपके साथ हैं। घबराओ मत, हिम्मत करके लड़ जाओ, भिड़ जाओ पूरी तरह से, और जल्दी से जल्दी एक मेडिकल कॉलेज की सीट अपने लिए निकाल लो। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। अगली सभा में फिर मिलेंगे, फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।